औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। दो किस्म की हमारे पास होती है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए डिस्क्रीट वेरिएबल, या हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल। हम फिलहाल डिस्क्रीट वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। यानी कि आपके पास जो कहते हैं इसके अंदर दो टॉपिक जो हैं वो हमारे पास डिस्कस होंगे। प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए डिस्क्रीट वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और एक सिंपल हमारे पास जो है वो भी डिस्कस होगा। सिंपल हमारे पास डिस्कशन होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, ताकि उसको बाइनोमियल से रिलेट किया जा सके। अब जो हमारे पास आ रहा है, यानी इसका पहला हमारे पास टॉपिक है वो ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते किसे, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से मुराद हमारे पास क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास इसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या चीज़ होती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये है कि हम अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर इसकी डेफिनेशन के अंदर ये बात शामिल है। तो देखें जी, हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है, इज एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटकम्स इवन इफ इट इज repeated a large number of times under similar conditions। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी इसको समझ से पहले हम समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको क्या तरीकेकार से समझते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये है कि आपके पास इसको समझने के लिए कि भी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उसकी कम से कम दो आउटपुट लाजमी है। यानी कम से कम एक आउटपुट होगी तो वो हमारे पास जो कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिडर नहीं होगा। मसलन ये देखें जी, हमारे पास इस तरह है एग्जांपल, ए फिक्स्ड मैच इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि जी अगर कोई फिक्स्ड मैच ही हमारे पास कर ले, यानी कोई हमारे पास इस तरीके कार से कर ले कि जी फिक्स मैच ही हमारे पास हो जाता है, यानी फिक्स मैच हमारे पास लिखा जाता है। तो इसके अंदर फिक्स मैच में तो आपने एक फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया जी आपने? यानी ये फैसला कर लिया आपने कि जी हमने ये मैच खेलते हैं, हमने जीतना है या हारना है। यानी ये मैच हमने फिक्स मैच जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। हालांकि अगर कोई आम में मैच खेला जाए तो उसके अंदर तीन पॉसिबिलिटीज होती है। या तो मैच ड्रा हो जाएगा, या मैच कोई टीम विन कर लेगी, या कोई टीम जो है हार जाएगी। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं अगर हॉनेस्टली देखा जाए। लेकिन अगर फिक्स मैच कर दिया जाए, पहले से फैसला है कि जी मैं जो है यहाँ पे मैच हमने हार जाना, तो अब ये इसका मतलब ये है कि ये आउटकम जो है वो एक ही है। 100% आपने मैच लूज किया लिया, या किसी टीम ने पैसे ले लिए, या कोई और बेनिफिट ले लिया, लिहाजा ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं कहला सकता। अब आती है दूसरी एग्जांपल, व्हेन ए स्टूडेंट, जब एक स्टूडेंट हमारे पास क्या कहते हैं अपीयर, व्हेन ए स्टूडेंट अपीयर इन एन एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन, यानी नॉट एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही हैज ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर हिज फेलर। जब एक स्टूडेंट ने पहले से फैसला कर लिया कि मैंने तो तैयारी की नहीं और इम्तहान में वो बैठ गया, तो इसका मतलब है कि उसने पहले फैसला कर चुका है कि ये उसकी आउटपुट जो है वो एक ही निकलेगी, यानी वो फेल होगा। जबकि आम स्टूडेंट जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी हो, उसके दो चांसेस होते हैं, या तो वो फेल हो जाएगा या वो पास हो जाएगा। यानी ऐसा स्टूडेंट जो जिसको जब वो एग्जाम में बैठे तो उसे जो है वो दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम कर रहा हो। यानी उसे डर ये भी हो, चाहे वो तैयारी करके क्या हो, उसको डर ये भी हो कि कहीं आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए। अगर आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तो लिहाजा वो भी एक्सपेरिमेंट, अगर उसने ये इसके अंदर डर मौजूद है तो ये एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसके पास आउटकम जो वो दो हैं उसके जहन में। एक तो या तो वो पास हो सकता है चाहे पेपर, और यानी उसके पहले जब पेपर में अपीयर हो रहा है तो उसे डर है कि कहीं मैं जो है पेपर, चाहे वो तैयारी करके गया, कहीं वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए। अगर आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कहा कि अगर
सिलेबस में आ जाता है तो फिर मैं पास हो जाऊंगा। अब ये एक्सपेरिमेंट होगा उस स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे ये स्टूडेंट, इस किस्म का स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। जबकि एक स्टूडेंट पेपर जो है वो फिजिक्स का है, और तैयारी उसने केमिस्ट्री की कर ली, और उसके बाद वो कहता है कि मैं उसको समझे कि केमिस्ट्री फिजिक्स आती ही नहीं, और पेपर फिजिक्स का देने बैठ गया, तो इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में ये शर्त है कि वो कम से कम दो आउटकम रखे, जिस तरह के ए फेयर कॉइन इज टॉस। तो इसके अंदर जब फेयर कॉइन कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जी आपके पास वो कॉइन जब आप थ्रो करेंगे तो वो जमीन पे खड़ा नहीं हो जाएगा, स्टैंड नहीं हो जाएगा, या ये कि वो कॉइन जो है वो इस किस्म का रुख नहीं रखता कि जब भी फेंको वो हेड ही शो करे। यानी हमारे पास ऐसे कॉइन्स भी होते हैं, जब भी उसे थ्रो करो तो वो एक ही आउटपुट देते हैं। तो ऐसा कॉइन जो एक ही आउटपुट दे, यानी इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट दे, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट में कम से कम दो आउटपुट होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है। तो ए फेयर कॉइन इज टॉस, इट इज एन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ए फेयर डाइस, एक जो है एक डाइस को थ्रो किया जाता है, तो वो भी हमारे पास क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट होगा, बशर्ते कि कोई मैग्नेट ना डाई के साथ लगा हुआ हो, तो वो एक ही आउटपुट दे। अगर वो फेयर फेयर का मतलब होता है कि हमने हर किस्म की वो पॉसिबिलिटी जो इसको एक्सपेरिमेंट से हटा सकती है वो खत्म कर दी, यानी कि उसके ऊपर कोई मैग्नेट नहीं लगा, वो बहुत अच्छा दुद्धों का दाना है, डाई है, जो कि जब भी उसे थ्रो किया जाता है तो वो जो हॉनेस्टली जो है वो थ्रो होने के बाद हॉनेस्टली आउटपुट देता है। ये नहीं कि वो एक ही किस्म की आउटपुट देता है, चाहे वो उसके अंदर कोई मैग्नेट लगा दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए जिससे वो आपके पास एक आउटपुट दे, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जब भी थ्रो करो तो सिक्स आउटपुट में से वो एक आउटपुट लाजमी देगा। वन उसका फेस दे सकता है, टू उसका फेस दे सकता है, थ्री दे सकता है, फोर दे सकता है, फाइव दे सकता है, सिक्स अपीयर हो सकता है उसके फेस के ऊपर। लिहाजा हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक फेयर डाइस हमारे पास होगा, और इसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे क्योंकि इसके अंदर फिक्स नहीं है। फिर उसके बाद ए फेयर जो है वो आपके पास डिलीवरी ऑफ ए बॉल, यानी एक ऐसी बॉल हमारे पास क्या कहते हैं, जो कि जब तो उसको बॉल करवाए बॉलर, तो वो डिसाइड करके ना जाए कि जी मैंने नो बॉल फेंकी। जिस तरह के हमारे एक प्लेयर पकड़े गया था जिसने क्या कहते हैं पैर जो है आगे करके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर वो उसको सजा भी हुई थी, तो उसके लिए जो है बॉल थ्रो किया, तो पहले ही पैसे ले रखे थे कि जी ये बॉल नंबर टू जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, हम इसको थ्रो करेंगे यहाँ पर, यानी कि उसको जो है हम उसको थ्रो करेंगे, नो बॉल ही थ्रो करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप हमारे पास ये है कि इसके अंदर हमारे पास, यानी ये हमारे पास लिखा गया कि जी ए फेयर डाइस इज थ्रोन, यानी सॉरी ए फेयर डिलीवरी ऑफ ए बॉल। अगर ये देखें एक मिनट बात सुनें कि फेयर डिलीवरी ऑफ ए बॉल ये क्या चीज़ होती है जी हमारे पास। ए फेयर डिलीवरी ऑफ ए बॉल हमारे पास ये है कि पहले से डिसाइड नहीं था, यानी उस पाकिस्तानी प्लेयर ने पहले ही बॉल का डिसाइड कर रखा था और उसके लिए उसने रिश्वत ली हुई थी, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं उसने बॉल थ्रो किया और लाइन से ऊपर चला गया। और एक और प्लेयर था उसने भी बॉल थ्रो किया, आज भी आप जैसे यूट्यूब पर उनको देख सकते हैं, लेकिन दोनों ने नो बॉल खींचे और दोनों ने पैसे जो है वहां पर दिए। लेकिन इसको हम फेयर डिलीवरी नहीं कहेंगे क्योंकि ये डिसाइडेड डिलीवरी थी कि जी हमने एक ऐसा बॉल फेंकना है जो कि नो होगा, या पहले से डिसाइड है। ये इसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट होता तो बॉलर को क्या किसी को भी नहीं पता हो सकता था कि वो क्या कहते हैं ये बॉल जो है नो बॉल जाएगा। जैसा कि बॉलर गलतियां कर जाते हैं बात का, उसे हम गलती कहते हैं। एक ब्लंडर होता है, ब्लंडर ये है कि जान के करना, और एक मिस्टेक है कि भाई वो बाई चांस हो जाना। तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसमें हमारे पास इसलिए उसको हम वहाँ पर जो है ये नहीं कह सकते कि ये फेयर डिलीवरी होगी जिसमें पहले से डिसाइड होगा, लिहाजा ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। अगर फेयर डिलीवरी होगी
तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी लाजमी होगी। वो कौन सी? या तो नो बॉल होगा, या वाइट बॉल होगा, या आपके पास क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या कहते हैं, नो बॉल, वाइट बॉल, और या ट्रू बॉल हो, ये हमारे पास होगा। इसी ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आप डिसाइड ना करके बैठे हो, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है। ऑल एक्सपेरिमेंट्स को हम इसको नाम देते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट। मिसाल के तौर पे अगर कोई टीचर ये डिसाइड कर लें कि भाई मैंने स्टूडेंट्स को टारगेट बनाने और उसको फेल करना है, टारगेटेड है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं है। उस वो पेपर दे रहा है या नहीं दे रहा, उसके उसके अंदर जांच जुन ऐसी मिस्टेक्स करनी जहां उसके नंबर भी बनते हैं तो 10 के बजाय उसको 3 नंबर दे दिए, यानी दे तो सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि वो वहाँ पे वो फेयर नहीं है, तो लिहाजा वो डिसाइडेड हो गए। तो डिसाइडेड होने पर इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। जो पेपर देने के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है कि या तो स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने होंगे या इतने होंगे, या जितने भी हमारे पास 70 हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, 0 से लेके 100 तक पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि आपके पास स्पेस स्पेस की डेफिनेशन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड, हमारे पास इसके अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम जो है वो हमारे पास इसके अंदर ये कहलाएंगी, जितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगी उसको हम वहां पर ये कह सकेंगे कि ये हमारे पास इसमें इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी उसको हम ये कह सकेंगे कि वो हमारे पास सैंपल स्पेस है। इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लें, वो इवेंट होगा, जिसको जिस तरह हमने प्रॉपर सबसेट पढ़े थे। प्रॉपर सबसेट के अंदर वो हमारे पास क्या कहते हैं, हम जितने भी सबसेट बनाते थे एक सेट के, वो तमाम सबसेट जो हैं वो इवेंट कहलाएंगे। उसके बाद रैंडम वेरिएबल में एक खास बात भी और होती है। वो क्या खास बात होती है जी हमारे पास? वो खास बात हमारे पास ये होती है रैंडम वेरिएबल के अंदर कि आपके पास क्या कहते हैं, उसको जितनी मर्जी मरतबा रिपीट किया जाए, वो जो है हर दफा ये बात जरूर रखे कि उसका क्या कहते हैं, एटलीस्ट 2 आउटकम्स हो, 2 आउटकम्स लाजमी हो। यानी एक जो है वो उसने थ्रो किया बाल को, बाल को थ्रो किया, तो 3 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी लाजमी हो कि या तो ट्रू बाल हो, फेयर बाल हो, या वाइट बाल हो, या नो बाल हो, यानी कि एक पॉसिबिलिटी हमारे पास हो। उसके बाद चौथी पॉसिबिलिटी भी है, वो ये है कि वो बॉल फेयर, नहीं चौथी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, लिहाजा 3 ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं। तो जितनी मर्जी मरतबा बॉलर उसको थ्रो करे, लेकिन वो होनेस्टली बॉल करवा रहा है, चाहे उसके अंदर फिर उसके बाद गलती हो जाए, वो वाइट बॉल फेंक दे, ये तब भी हम इसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे। लेकिन अगर डिसाइड करके फेंका कि जी मैंने इसका जनसा है, इसको क्या नाम है, हम मैंने वाइड ही फेंकना है, तो इसका ये डिसाइडेड है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता। जिस तरह के जो बिग हिटर्स होते हैं, वहाँ पे बिग हिटर जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे शाहिद अफरीदी है, बिग हिटर्स है, और भी काफी नाम है मुझे याद नहीं आ रहे, काफी सारे, गिलक्रिस्ट नाम था ऑस्ट्रेलिया का, वो भी बहुत अच्छा था, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत बिग हिटर रहे हैं। तो बिग हिटर्स को जो बॉलर थे वो जानबूझकर जो है वो बॉल फेंकते थे, वाइट बॉल फेंकते थे, ताकि ये बैट की रेंज से इससे बाहर हो जाए, और इसकी रेंज जो उनकी इतनी अच्छी है कि ये 60 लगा देता है, या इसके बैट के ऊपर पूरी बॉल आती है, तो वो जानबूझ के ये बॉलर के पास तैयार होता है कि वो वाइट बॉल करवाए, ताकि वाइट बॉल को बुरा नहीं मानती टीमें, जैसे इसके कैप्टन ने कि वाइट बॉल क्यों फेंका, बल्कि वो बाज का वाइट बॉल फेंकना जरूरी होता है, क्योंकि जब ऐसे बिग हिटर सामने हो, उनको रेंज में फेंको तो वो 6 मार देते हैं, लेकिन आउट ऑफ रेंज फेंको तो वो कैच हो जाता है। तो लिहाजा वो वहाँ पे आउट ऑफ रेंज फेंकते हैं बॉल्स को, लिहाजा वो डिसाइडेड है। अगर आउट ऑफ रेंज बॉल को फेंकना डिसाइडेड है, तो इट मीन्स कि वो आपके पास एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। लिहाजा इसके अंदर हम ये बात ध्यान में रहे कि आपके पास एक्सपेरिमेंट, इवेंट और सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट पेज की तरफ। मसलन इसके अंदर हमारे पास ये है कि आपके पास ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एक फेयर कॉइन, ये हमने एक सवाल लिखा है कि फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। पेज 1 पे हमने लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड्स, यानी वेरियस नंबर ऑफ हेड्स के 4 हैं, तो आपके पास जो आउटकम्स आ सकती हैं
नो हेड की आ सकती है, वन हेड की आ सकती है। यानी नो हेड का मतलब है तमाम चार। ये इस तरीके से है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज अपने ध्यान में रखें। जब हम ये बात करते हैं ना कि आपके पास फेयर कॉइन्स हमारे पास जो है वो टॉस किया गया है, तो इसके अंदर आपके जहन में ना दो बातें होनी चाहिए। फेयर कॉइन इज टॉस फोर टाइम्स, जो हमारे पास फोर टाइम्स का हमारे पास कहा गया है। क्या एक बात होनी चाहिए, आप यूँ समझें कि क्लास में से चार स्टूडेंट जो हैं वो मैं पिक करता हूँ और उनको मैं अपने पास बुला लेता हूँ और उनके हाथ के अंदर एक एक हर एक के अंदर कॉइन्स थ्रो करने को कॉइन्स देता हूँ, और फिर चारों को जब कॉइन देता हूँ तो उनको साइमल्टेनियसली ऑर्डर देता हूँ कि जी आप इसको थ्रो करें। अब जब वो थ्रो करते हैं तो जो आउटकम्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की आ सकती हैं। वो कितनी आ सकती हैं? वो हमारे पास आ सकती हैं 2 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी पहला स्टूडेंट नंबर वन, उसके पास भी दो आउटकम्स, या हेड या टेल। स्टूडेंट नंबर टू हेड या टेल स्टेज में, इसी तरह स्टूडेंट नंबर फोर तक हेड या टेल हमारे पास होगा। अब मकसद सिर्फ बताने का यहाँ पर ये है कि 16 पॉसिबिलिटीज हैं। याद, एक दफा थ्रो करने को कह रहा हूँ मैं, दो दफा नहीं कह रहा। एक बात और जहन के अंदर रखे कि यहाँ पे जो थ्रो की जाएगी वो एक ही दफा की जाएगी। यानी जब वो थ्रो कर देंगे मैं उनको कहूँगा अब आप बैठ जाएं अपने वहां पर चेयर्स के ऊपर, अपनी सिटिंग्स के ऊपर। जब आप वहां बैठ जाएंगे स्टूडेंट, फिर मैं नीचे देखूंगा कि भाई ये इसमें पहले स्टूडेंट्स का क्या आया। यानी फॉर एग्जाम्पल पहले स्टूडेंट का हेड आ गया, बाकी दूसरे का टेल आ गया, तीसरे का टेल आ गया, चौथे का टेल आ गया। इस तरह की पॉसिबिलिटीज, या ये हो सकता है कि चारों के हेड आ जाएं, या ये हो सकता है चारों के टेल्स आ जाएं। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो तमाम पॉसिबिलिटीज जो सी हैं उनको आप डिस्कस करें, जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास इसके अंदर लिखी जा रही है। यानी हम यहाँ पे इसको, ये यहाँ पर सवाल जो हमारा पूछा जा रहा है वो ये है कि जी आप वेरियस नंबर ऑफ हेड्स, जितनी पॉसिबिलिटीज ऑब्टेनिंग करने की हैं वो तमाम की तमाम आप डिस्कस करें। पहला सवाल तो ये। तो 16 पॉसिबिलिटीज हैं, तो लिहाजा 16 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो यहाँ पर ये दिखी जा सकती हैं। यानी कि आपके पास है पॉसिबिलिटीज हमारे पास आएंगी वो हैं 16। लेकिन जो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, जो कि किस तरीके से करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने मैथमेटिकली यहाँ पर इसको जो डिस्कस करने को कहा है, वो मैथमेटिकली वो ये कहा है कि आप जो है वो इसके साथ डिस्कस करें। ये भी पॉसिबिलिटीज जो हैं यहाँ तक डिस्कस करें कि ये मैथमेटिकली हमारे पास डिस्कशन है। तो देखते हैं जी हमारे पास ये किस तरीके से हमने डिस्कस की। हमने यहाँ पे इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिस्कस करने का फैसला किया। जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबसे पहले ये बात कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसे, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या किस जगह पे अप्लाई की जाएगी, या वो कौन सी एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हर वो फिर बात गौर से सुन लें, हर वो एक्सपेरिमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो आउटकम्स हो। एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, हर वो हर वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हमारे पास दो आउटकम्स हो, वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हमारे पास कहलाता है। वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। मसलन वो कौन कौन सी हैं जी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो आउटपुट हो सकती हैं। मसलन आप ना अपना एक क्या कहते हैं, कमरे में जाते हैं, जो पहली दफ़ा आपने विजिट किया और खूब अंधेरा है। वहाँ को ना आप एक स्विच का बटन बोर्ड मिल जाता है, आप उस बटन को, आप लाइट ऑन करना चाहते हैं जबकि उसमें लाइट मौजूद है, आप एक बटन को प्रेस करते हैं। अब सवाल ये है कि चूंकि ये आपका कमरा नहीं है, तो लिहाजा वहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, पहले बटन को प्रेस किया तो आपके पास रिजल्ट जो आया वो या तो लाइट ऑन का आएगा या लाइट ऑफ का आएगा। ये आउटपुट दो ही होंगी आपके पास, या तो लाइट ऑन हो जाएगी या लाइट ऑफ हो जाएगी, यानी कि ऑफ रहेगी। तो अगर यही बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इसी को हम कहते हैं कि ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हमारे पास यही लिखा जाता है। अगर आपके पास वहाँ स्विच में 10 बटन हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो है, पहला बटन प्रेस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, जितने भी हुए 10 के 10 के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट कर डाला, तो ये हमारे पास ये 10 ट्रायल्स होंगे और हर ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है। एक और चीज़ इसके अंदर देखें, पहला बटन प्रेस किया, उसका ताल्लुक ये नहीं होना चाहिए कि वो दूसरा बटन, अगर पहले बटन ने ऑफ किया है, मतलब कि प्रेस किया आपने और लाइट ऑफ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बटन भी लाजमी ऑफ करेगा। वो हो सकता है वो चल पड़े और लाइट ऑन हो जाए। अब दूसरा क्या उसके अंदर, लेकिन फिर ना चला मिसाल के तौर पर, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर रखी वहाँ पे। लिहाजा ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा,
और जहाँ पे भी आपका टारगेट था वो हासिल हो गया। अगर 6 के ऊपर हो गया तो फिर इसका मतलब होगा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट 6 बटन्स के ऊपर जो है वो आपको यस कहता है, बाकी के ऊपर नो कहता है। आगे जी हम इसके ऊपर एक और चीज़, एक और, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो में दो ही आउटकम में से एक आउटकम आएगी। ऐसे एक्सपेरिमेंट को बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मसलन एक और एग्जांपल, अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं, अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं, जैसे ही आप डाई को थ्रो करते हैं आपका टारगेट ये है, यानी कि आपकी सक्सेस आप उसको मानते हैं कि अगर आपके पास क्या कहते हैं वहां पर 5 आए, 5 का फेस ओपन हो सिंगल डाई को थ्रो करने पर, आप थ्रो करते हैं तो अब इसके अंदर दो आउटपुट हो गई। अब इसके अंदर आप इस दो आउटपुट हो गई, क्या मतलब, क्योंकि आपको विन करने के लिए 5 चाहिए, तो लास्ट ही समझिए आपकी टर्न है, तो क्या सूरत हाल होगी, या तो 5 आ जाएगा या 5 नहीं आएगा। अगर 5 आ जाता है तो ये है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, इसमें 6 पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही है, या तो 5 आएगा, अगर 5 आया तो विन है और 5 नहीं आया तो आप लूज है। इसकी मिसाल एक और भी बड़ी बेहतरीन सी है, वो ये क्रिकेट के अंदर मिलती है कि लास्ट बॉल चल रहा है और वहां पे जो है ना आपको दूसरी टीम को, जो आपकी टीम है जिसको आप दिलाना चाहते हैं, उसको आपके पास क्या कहते हैं वहां पर 4 रन चाहिए, चार चौका चाहिए। अब वो बॉल जो है वो बॉलर थ्रो करता है। अब यहाँ पे देखें पॉसिबिलिटीज क्या है स्कोर लेने की, पॉसिबिलिटीज ये हैं कि 6 लग सकता है, बैट्समैन अभी बॉल थ्रो नहीं हुआ, 6 लग सकता है, और उसके बाद 5 भी लग सकता है, तो ओवर थ्रो को मिला लें। इसी तरह ओवर थ्रो में तो और ज़्यादा भी लग जाते हैं, चलें जी हम 5 तक मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 लग सकता है, उसके बाद जो है वो आपके पास क्या कहते हैं 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 यानी कि बॉल जो सी है बिल्कुल ही बीट की जा सकती है, या आपके पास वाइड बॉल फेंकी जा सकती है, या नो बॉल फेंकी जा सकती है। एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक चांस है, पहले सुन लें, और बॉल फेयर ही आएगा, चलें ये भी हम कह लेते हैं ताकि डिसाइड हो जाए। तो के भी बॉल फेयर चलेगा, जब बॉल फॉर एग्जांपल बॉल फेयर ही आ जाता है, अब अगर बॉल फेयर आया, अब बैट्समैन ने या तो चौका लगा देना है या नहीं लगाएगा। अगर चौका लगा दिया है तो इसका मतलब है ये आपकी जो है ये चौका लग जाना से मुराद ये है, और चौका लग जाना और चौका ना लगना, ये दो में डिसजॉइंट कर दिया आपने, या तो फोर और जो है बैट्समैन लगा देगा या नहीं लगाएगा, इसको लिहाजा इसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। लेकिन अगर आप जन से है ना इसको ये कहते हैं कि जी आपका कि जो मर्जी स्कोर ले लीजिए, आपकी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, तो अब इसके अंदर स्कोर की पॉसिबिलिटी ये है 0। जब आप ये कहते हैं, पहले आप कह रहे थे कि चौका ही चाहिए, लिहाजा डिसजॉइंट कर दिया, चौका मिलेगा तो आप विन करेंगे। आप समझे 6 पे भी आप हार जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं वैसे ही बता रहा हूँ, 5 पे भी हार जाते हैं, आपको एग्जैक्टली चौका चाहिए। अब 4 स्कोर मिलेंगे तो, या 6 कर लेते हैं कि छिक्का मिलेगा तो आप विन करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब 6 के, अब 0 मिल जाए, डेड बॉल मतलब बॉल जो है वो फेयर होके निकल जाए, बीट हो जाए बैट्समैन, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 5, उसके ऊपर आपको जो है वो कुछ भी हासिल नहीं होगा। लिहाजा हम इसको बाइनोमियल कहेंगे। अगर 6 लग जाता है तो विन है, और 6 नहीं लगता ये डिसजॉइंट हो गया। दो जुमलों में बात खत्म है, 6 लग जाना, 6 ना लगना। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, ये जो मर्जी स्कोर लगाए मैं देख रहा हूँ, अब आपने जो है ना, अब आपकी आउटकम्स 6 के ऊपर नहीं रहे। जब आपने कहा जो मर्जी स्कोर लगाए, अब ये बाइनोमियल नहीं रहे, आप कैसे, अब आप कह रही हैं कि भाई 0 भी आ गया तब भी मैं जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, अब आपकी आउटकम 7 हो गई। 0 को बीच में शामिल कर लें कि 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, अब 7 आउटकम्स जो है वो बाइनोमियल में शुमार नहीं होती। लिहाजा ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल नहीं रहेगा। बाइनोमियल रहने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ दो आउटकम्स हमारे पास हों। दूसरा ये हमारे पास है, एक तो ये हमारे पास है, और भी इसकी एग्जांपल्स हैं जो हम वक्त के साथ साथ जो है आगे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बाइनोमियल, बस आपने मुख्तसर सा याद रखना है कि अगर हम जन से आए कोई एक्सपेरिमेंट करें और इसमें दो पार्ट्स उसके बना लें, उस सैंपल स्पेस के दो हिस्से बना डालें, तो हम उसको जो है एक एक हिस्सा उसका, एक दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो, डिसजॉइंट हो, लेकिन जब उनको इकट्ठा किया जाए तो वो सैंपल स्पेस हो, और जब उनको जो है यूनियन जो इंटरसेक्शन ली जाए तो वो डिसजॉइंट भी हो।
तो हम उसको जो है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। शर्त है कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर दो इवेंट्स हो, लफ्ज के ऊपर गौर करें, दो इवेंट्स हो, यानी कि वो हमारे पास क्या इवेंट्स हो उसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, जब भी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट आप डिसाइड कर लें कि जी ये सवाल जो है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का है, तो आपने सबसे पहले ये करना है। अब चूंकि ये हमारे पास कॉइन है और कॉइन जो सा है वो आपके पास क्या कहते हैं, वहां पर कॉइन में दो ही आउटपुट होती हैं, एक हेड आएगा या टेल आएगा, यानी हेड या टेल। तो दोनों डिसजॉइंट्स हैं, यानी कि और दोनों जन से है, यानी हेड और टेल में कोई चीज कॉमन नहीं है। और दूसरा ये कि जब इनकी यूनियन ली जाए तो सैंपल स्पेस होता है। तो ये 4 टाइम्स जो है वो आपके पास यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जी आप इसको 4 टाइम तक इसका 4 दफ़ा 4 स्टूडेंट के साथ करना है। तो हम जब भी करेंगे ना सैम बायनोमियल डिसाइड हो गया तो हम उसका सिंगल एक्सपेरिमेंट लेंगे, यानी एक कॉइन कर देंगे। एक कॉइन में जो सैंपल स्पेस है वो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर एच और टी है। जब भी हमने डिसाइड किया कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ये है तो उसकी एक आउटपुट्स लेंगे, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट की एक ट्रायल की लेंगे, यानी एक स्टूडेंट जिसके हाथ में कॉइन है उसके उसकी पॉसिबिलिटी लिखेंगे, वो सैंपल स्पेस में लिखेंगे, जो कि ये हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद इसकी टोटल आउटकम्स कितनी है, वो टू है हमारे पास, लिहाजा टू आ गई। फिर प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं। अब इसमें एक और बात चीज हम रखते हैं कि पी हम किसे कहते हैं। देखिए लफ्ज पे गौर करें, जिस पे आपकी दिलचस्पी है। मसलन मैं कहता हूँ जी उसका नाम सक्सेस है। मिसाल के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि इंडिया जो है हार जाए, पाकिस्तान जीते। अब आपकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान विन करे, लिहाजा इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस है। और और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ देखते हैं, जब इंडिया के लोगों की तरफ जाते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान हार जाए और इंडिया विन करे। अब उनकी जो सक्सेस है, उनकी पी जो सी है वो इंडिया के साथ है। ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं, यानी कि जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर अगर गैम्बलर हैं, यहाँ पे जुआबाजी भी खेल रहे हैं लोग, तो उसके अंदर जो है गलियों के अंदर मौजूद होते हैं, सबको नजर आते हैं लेकिन बाकी अफराद को नजर नहीं आते। तो बहरहाल वो गैम्बलिंग जब कर रहे होते हैं वहां पर, वो यहाँ पे जो जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं यानी टीवी के ऊपर, अब तो क्या कहते हैं आईसीसी के अलावा भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जैसा आईपीएल हो गया और या दूसरे हमारे पास हो गए पीएसएल हो गया, या जो है वो हमारे पास हैं इसके ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो से हैं वो अफराद के पास। तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो उसके अंदर वहाँ मौजूद है, उसको हम ये कहते हैं कि जी ये जितने भी टूर्नामेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं, तो लोग जो से हैं अब इंटरनेशनल लेवल्स के जो है गैम्बलिंग करते हैं। जब गैम्बलिंग करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि किसी की टीम ए के अंदर दिलचस्पी होती है, उसकी सक्सेस पी के साथ होती है, वहाँ पी होगा, और किसी की टीम बी के साथ दिलचस्पी होती है, लिहाजा पी और पी का इन्हिसार जो है उस आदमी के ऊपर है जो वहाँ पे ट्रायल कर रहा है, जो ट्रायल करता है और उसके बाद उसको ये कहता है कि मुझे इसमें दिलचस्पी मौजूद है, लिहाजा चाहे वो फेलर में हो। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि भाई जिस तरह यहाँ एग्जाम में देते हैं, यहाँ भी हम देखते हैं अपने इदारे के अंदर, तो कुछ कहते हैं कि जी हम फेल हो जाएं ताकि हम जो है ना समर के अंदर अपीयर होके अच्छे नंबर ले लेंगे, पास ना हो, जस्ट पास ना हो। और कुछ कहते हैं जी हम सिर्फ पास ही हो जाए, कुछ कहते हैं कि नहीं हम अच्छे नंबर लें। यानी दोनों सूरत है, कुछ कहते हैं फेल होना बेहतर है और हम जो है समर के अंदर जो है पेयर होकर अच्छे नंबर लें। अब उनकी जो दिलचस्पी है, पेपर तो दे दिया था उन्होंने, पेपर के अंदर या तो वो कह रहे थे कि जी हम जब पेपर अपीयर करने आए तो उनका इरादा ये था कि हम पास हो जाएं, या जो है फेल भी हो सकते हैं लेकिन पास हो जाएं। लेकिन जब वो वहाँ पे आए बाहर तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत थोड़े नंबर आ रहे हैं, लिहाजा वो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने ये काम किया कि वो फेल के अंदर दिलचस्पी रखी। लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर हम इसको ये कहते हैं कि जी आप इसके अंदर ये बनेंगे। लिहाजा पी जो है वो आपके पास हर दफ़ा चेंज होगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर पी पी हमारी हेड में चूंकि दिलचस्पी थी, तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं, हमने हेड में दिलचस्पी रखने की वजह से हमने यहाँ पर हेड में दिलचस्पी रखी, इसकी प्रॉपर्टी देखी, इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास वन आई, क्योंकि
हेड एक इवेंट है जिसके जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, और उसके बाद टू टू जो सा है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि हमारे पास टू है, जो कि यहाँ से भी गिना जा सकता है, और इसका सबसेट हेड है, और इस इवेंट में वन हमारे पास है, 1/2 आ गया। उसके बाद ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की हमारे पास क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी है कि उसका पी प्लस क्यू यानी नाकामी यानी फेलर और सक्सेस दोनों मिलके जो है उनका सम जो होगा वो वन होगा। लिहाजा ये हमने 1/2 रखा और क्यू की वैल्यू 1/2 और क्यू इज इक्वल टू -1 रख ली। वेयर पी इज सक्सेस एंड क्यू इज द फेलर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये इवेंट का नाम है, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। पी इज सक्सेस ऑफ गेटिंग ऑफ द, ये पी इज द सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन। अच्छा, अब उसके बाद व्हेन वन कॉइन इज टॉस। शर्त ये है कि अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या कहते हैं, वन कॉइन इज टॉस के ऊपर हमारे पास मौजूद है। यानी कि आपके पास अब यहाँ पे हमने इनको कहा कि जी आप इसको रिपीट करें, यानी हमने ये कहा कि जी आप इसको रिपीट करें, ये हमारे पास यानी कि एन को 4 टाइम रिपीट करना है, जिसका मतलब है मैंने 4 स्टूडेंट्स बुलाए हैं और उनको जो है मैंने एक एक को कॉइन दे दिया, अपने पास बुलाया, उनको कहा थ्रो कर दो। इसी तरह अगर डाई का मामला होता तो मैंने उनके हाथों में डाई दे देना था चारों को, और उनसे कहना था कि 6 मेरी सक्सेस है, जिसके पास 6 आएगा वो मेरे पास होगा। तो इसका मतलब 1/6 हमारी जो होनी थी वो पी होनी थी उसके अंदर, और क्यू जो होने था वो हमारे पास इसका वन पी प्लस क्यू में रखने के बाद 1/6 को जब अगर मैं डाई उन चारों को देता और सिंगल स्टूडेंट्स का मैं उसके अंदर ये मालूम करता कि सिंगल स्टूडेंट जो हमारे पास है उसकी आपके पास क्या कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और क्या फेलर ऑफ सक्सेस है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होनी थी वो हमारे पास 1/6 होनी थी। जब भी हमने, क्योंकि ये बाइनोमियल है, क्योंकि मेरी दिलचस्पी सिर्फ 6 में है, जब एक डाई को थ्रो किया जाए तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं 1/6 होनी थी, और 6 एक इवेंट का नाम है। और उसके बाद बाकी 5/6 इसका जब हम 1/6 रखते हैं तो यहाँ से वैल्यू के अनुसार 5/6 हमारे पास आ जाता है। इसी तरह अगर मेरी दिलचस्पी 3 में होती कि जो 3 है वो मेरी सक्सेस है, तो फिर 3 भी एक इवेंट है तो 1/6 होना था। 3 हमारे पास एक सेट उसके बाद 1/6 और फिर वो 5/6 में कन्वर्ट हो जाता। उसके बाद हमने ये बाइनोमियल का फार्मूला है जिसे आपने याद रखना है, p इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स क्यू रेज टू पावर n माइनस एक्स पी रेज टू पावर एक्स, और x की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 से 1 2 3 4 तक हमारे पास लिखी गई है। यानी कि क्यों, चूंकि एन 4 है, अगर एन 10 हो तो वो 10 लिख देंगे, 0 से 1 से लेकर 10 तक। 0 से का मतलब है नो सक्सेस, यानी कि नो हेड। 1 का मतलब है 1 हेड। 2 का मतलब है 2 हेड 2 टेल। फिर दोबारा 0 का मतलब है नो हेड, जिसका मतलब है कि चारों फोर टेल, चारों टेल आज का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टेल। और इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 3 टेल। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड 2 टेल। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड 1 टेल। और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ये इसका मतलब है, और ये फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास मौजूद है, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, लिहाजा हमारे पास इसके अंदर ये लिखा जाएगा। लिहाजा अब हम जो है एक्सपेरिमेंट के अंदर ये लगाने जा रहे हैं फार्मूला अपना इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। ये फार्मूला कैसे बना, किस तरह बना, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम इसके अंदर जब भी हम बाइनोमियल देखेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पे हम ये फार्मूला लगा देंगे। उसमें हमें दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो हमें चाहिए एन कि कितनी दफ़ा नंबर ऑफ ट्रायल्स करना है, दूसरा हमारे पास ये चाहिए कि उसकी पी क्या है। जब पी आ जाएगा तो क्यू आ जाएगा, या क्यू आ जाए तो पी आ जाता है। फिर तीसरा हमारे पास ये, बस ये हमें चाहिए। तो हम उसके बाद
देखिए जी, अब हम इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसमें एन सी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स और पी की पावर एक्स ये हमने रखा। पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और एन की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। यानी हम इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 4। एन की वैल्यू 4 हमारे पास है, ये 4 रखी हमने एन की वैल्यू, और ये हमारा एक्स है, यानी कि एक्स हमारे पास है। एक्स को वेरी करेंगे, पहले रखेंगे ज़ीरो, एक्स को ज़ीरो हमने रखा इस फार्मूले में, और इसके बाद इसको यहाँ पे इस सब में वैल्यूज़ के एन और उसके बाद पी क्यू ये सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी। जब हमने ये सारी वैल्यूज़ रखी तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आया वो हमारे पास ये था। यानी कि कौन सा रिज़ल्ट था कि इसके अंदर ये रिज़ल्ट हमारे पास आने शुरू हो गए। यानी जैसे ही हमने इसके अंदर वैल्यूज़ को रखा, पहले हमारे पास इस सब में वैल्यूज़ को हमने रखा है और उसके बाद ये रिजल्ट्स आ गए। एक्स की वैल्यू पहले हमने 1 रखी, 1 रखने पर 2 रखने पर, यानी एक्स और एन किस में रखी हमने, इस फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज़ रखी इसके अंदर, इसमें वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रखा। लिहाजा हम इसके अंदर इसमें ये वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इधर रखी, एन की, एक्स की और तमाम चीज़ें। अब ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो सी है वो हमारे पास आना शुरू हो गई। यानी इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो की नो हेड, यानी प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग नो हेड की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास आई 1/16, 1/16 हमारे पास आएगी, 1/16 हमारे पास आएगी। और प्रॉपर्टी ऑफ आपके पास कहते हैं वन हेड और थ्री टेल्स, वन हेड और थ्री टेल्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आई इसके अंदर 4, यानी कि, और इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं टू हेड्स और टू टेल्स, इसकी प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास 3/8। इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स, और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इसकी प्रॉपर्टी 1/4, यानी इतना चांस है। और उसके बाद ये हमारे पास है 4, और इसके बाद ये इसकी, यानी फोर्थ का मतलब ऑल हेड्स, तो ये हमारे पास 1/16 हमारे पास आई। लिहाजा ये हमारे पास हमने इसको हल कर लिया। अब जैसे ही हमने इसको हल किया है, अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम इनको हल कर सकें, यानी कि इसको जो है इसको हम हल कर सकें जो इसने सवालात हमें दिए थे। यानी सवालात में ये हमारे पास है, ये हमारे पास, यानी कि ये सवाल हम हल कर सकते हैं पी एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और उसके बाद ग्रेटर देन 2, लेस देन 2 और एक्स इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 2 का मफहूम हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए जी, एक्स ग्रेटर देन का 2 का मफहूम हमारे पास ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग टू और मोर हेड्स, टू और मोर हेड्स, इसका मतलब ये है, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। इसको मैथमेटिकली जो है इस तरह लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग टू और मोर हेड्स, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसका मफहूम हमारे पास ये होगा, इसका मफहूम हमारे पास इसके अंदर ये लिखा जाएगा कि एक्स ग्रेटर देन 2 इसमें इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग थ्री और थ्री और का लफ्ज है दरमियान में, थ्री और फोर हेड्स, और इसका मतलब हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग नो हेड, और कह रहा हूँ एंड नहीं कह रहा, और वन हेड, प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग वन, आपके पास नो हेड और वन हेड, और इसका मतलब है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड। और इसका मफहूम हमारे पास ये है कि इसके अंदर जो मफहूम हमारे पास है, इसका मफहूम कि प्रॉपर्टी, इसका मफहूम प्रॉपर्टी ऑफ एक्स वेरी कर रहा है 0 से 3, इसका मतलब है
probability of getting no head और वन हेड और टू हेड और थ्री हेड, यानी कि 0 1 2 3, यानी नो हेड, वन हेड, टू हेड। जब नो हेड कहते हैं तो ऑल टेल, यानी probability of getting all tail, और probability of getting one head three tails, और probability of getting two head two tails, और probability of getting थ्री हेड वन टेल। इसका मफहूम ये है। और उसके बाद ये हमारे पास है, इसका मफहूम हमारे पास ये है कि जीरो शामिल नहीं करना आपके पास, थ्री, जीरो और थ्री, ए इन बिटवीन, यानी probability of getting वन हेड और probability of getting टू हेड, यानी कि इसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं probability of getting वन हेड थ्री टेल्स और टू हेड्स टू टेल्स। और उसके बाद ये हमारे पास है जी probability of exactly टू हेड्स, एग्जैक्टली टू हेड्स, ये बिल्कुल यही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली टू हेड्स, यानी कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। उसके बाद आगे हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप इसके अंदर मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम का मतलब मोस्ट टू हेड्स, मैक्सिमम आपके पास कितना हो सकता है, टू हेड्स। क्या मतलब इसका, मैक्सिमम टू हेड्स, सॉरी ये एट लीस्ट में थोड़ी सी गलती होगी कि हमारे पास क्या कहते हैं बयान करते हुए, ये मैं समझा था दूसरा लिखा हुआ। ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर एट लीस्ट टू हेड्स है, एट लीस्ट टू हेड्स। एट लीस्ट टू हेड्स का मतलब है कम से कम दो हेड लाजमी है, यानी टू आ जाए, थ्री आ जाए, या टू हेड्स आ जाए, या थ्री हेड्स आ जाए, या फोर हेड्स आ जाए, यानी probability ऑफ गेटिंग टू हेड्स टू टेल, और probability ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स वन टेल, और probability ऑफ गेटिंग फोर हेड्स नो टेल। ये हमारे पास है, ये लिखा जा रहा है इसके अंदर आपके पास एट लीस्ट टू हेड्स के अंदर, ये इसके बराबर नहीं है। ये है एग्जैक्टली टू हेड, जो कि हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये देखें एग्जैक्टली टू हेड, ये हमारे पास ऊपर भी लिखा जा रहा है एग्जैक्टली टू हेड्स हमारे पास, एग्जैक्टली टू हेड्स। उसके बाद ये हमारे पास है मैक्सिमम टू हेड्स। अब इसको देखते हैं जी हमारे पास इसमें कि मैक्सिमम टू हेड्स का मफहूम क्या है। मैक्सिमम टू हेड्स का मतलब ये है जब भी मैक्सिमम टू हेड्स लिखा हो या एट मोस्ट लिखा हो, ये दो वर्ड्स हैं, दूसरा वर्ड मैं नहीं लिख सका। तो मैक्सिमम टू हेड्स का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड्स आ सकते हैं, तीन नहीं आएंगे, चार नहीं आएंगे, यानी नो, जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, जीरो वन टू, बस इससे ज़्यादा नहीं, यानी टू से लेसर है, टू से लेसर हमारे पास जो है वो लिखे जा सकते हैं। अब हम आते हैं जी इनकी करने की वैल्यूज़ के ऊपर। इनकी वैल्यूज़ जो है वो हम इसकी देखा करेंगे इसके अंदर से, यानी आपके पास हम जो इसकी वैल्यूज़ का सारा दारोमदार जो है वो डिपेंड जो कर रहे हैं हम इसके ऊपर कर रहे हैं, इसके अंदर, इस के अंदर जो है हमारे पास लिखा जा रहा है, इसके अंदर हमारे पास है सारा दारोमदार, यानी कि ये आखिर के अंदर ये हमारे पास इसमें है, यानी यहाँ से वैल्यूज पिक क्या करेंगे और उसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। आप बाद में उसे चेक करते रहना। यहाँ मैं बता रहा हूँ सारा इंसार जो है वो, अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर हमारे पास ये है, ये वैल्यूज यहाँ से लेंगे, याद रहे जब हम अगले पेज के ऊपर करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं जी हमारे पास ये है, ये हमारे पास आता है जी, इसके अंदर देखें प्रॉपर्टी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, जिसका मफहूम क्या है जी हमारे पास, इसका मफहूम ये है जी हमारे पास कि आप जो है यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज जो रखेंगे वो हमारे पास ये वैल्यूज, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू टू का मतलब है एक्स इज इक्वल टू टू, यानी आपके पास क्या कहते हैं एक्स इज इक्वल टू टू इसके अंदर शामिल होगा, और टू से बड़े, और टू थ्री फोर, टू हेड्स टू टेल, थ्री हेड्स वन टेल, फोर हेड्स नो टेल, ये हमारे पास होगा। अब इनकी वैल्यू जो है हमने उसके देखी पीछे से, तो वो हमारे पास ये थी, यानी कि एक्स इजिकल टू की वैल्यू 3/8 है, एक्स इजिकल टू थ्री, यानी प्रॉपर्टी ऑफ थ्री हेड्स इसकी 1/4 है, और उसके बाद ये 16 है जो हमने प्रीवियस पेज के ऊपर देखी। और ये हमारे पास आते हैं प्रीवियस पेज को हम दिखा भी देते हैं आपको कि ये हमारे पास क्या कहते हैं प्रीवियस पेज के ऊपर यही वैल्यूज है। ये देखें ये वैल्यूज हैं जी हमारे पास, एक्स की टू की वैल्यू हमारे पास है 3/8, और एक्स थ्री की वैल्यू है 1/4, और एक्स फोर की वैल्यू है 1/16।
यानी ये हमारे पास लिखा जा रहा है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने जो है सिंप्लीफाई किया और वो 11/16 है। अक्सर औकात में फ्रैक्शन के अंदर ही दिलचस्पी रखता हूँ कि जी फ्रैक्शन के ज़रिए ही आपको जो है प्रॉपर्टी को रखें। बाकी इसका कभी भी जवाब जो है, यानी जब भी हम आंसर लेंगे इसका, इसका आंसर जो भी हमारे पास आएगा वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जी इसका जवाब जब भी आपके पास आएगा वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। यानी ये आंसर हमारे पास है, ये आंसर हमारे पास 0 पॉइंट, हमारे पास क्या कहते हैं, 0.6875, 0.6875, ये आंसर कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। ये आएगा 0 और 1 के दरमियान में। आपके आंसर जितने भी आएंगे 0 और 1 के दरमियान, नेगेटिव भी नहीं होंगे, लिहाजा 0 और 1 के दरमियान हमारे पास आएंगे। अब हम आते हैं जी ये दूसरा क्वेश्चन, एक्स ग्रेटर देन टू। ग्रेटर देन टू का मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स, वन और वन टेल और फोर हेड्स नो टेल। इनकी वैल्यूज को हमने यहाँ रखा 1/4 प्लस 1/16 और उसके बाद इसे हल किया और फिर ये हमारे पास आ गया 0.3125 हमारे पास आ गया। इसके बाद है लेस देन टू। लेस देन टू का मतलब है कि 0 1 हमारे पास, क्योंकि लेस देन टू में यही आ रहे हैं। इसका मतलब है नो हेड, और नो हेड यानी इसका मतलब आर टेल, और इसका मतलब वन हेड। अब वन हेड का मतलब ये है कि आपके पास हेड पहले स्टूडेंट्स के पास आ सकता है, बाकी तीन के पास टेल आ जाए, या सेकंड के पास हेड आ जाए, बाकी पहला और तीसरा और फोर्थ वन के पास स्टूडेंट्स के पास जिनको हमने कॉइन थ्रो करने को कहा था उनके पास जैसे दूसरी पोजीशन पे वन आ जाए, बाकी जो है वो उसके अंदर आ जाए हमारे पास क्या कहते हैं बाकी टेल आ जाए। इसका ये मतलब है। इसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटी कि थर्ड पोजीशन पे आपके पास हेड आ जाए, बाकी पहली दूसरी और फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो है वो टेल आ जाए। या नेक्स्ट पोजीशन आपके पास ये है कि चौथी के पास जो है फोर्थ पोजीशन के पास आपके पास हेड हो, बाकी पहली तीन के पास टेल हो। तो लिहाजा इसको हमने हल किया और उसका एग्जाम यहाँ लिखा तो 5/16 हमारे पास आ गया। और एग्जैक्टली टू का मतलब हमारे पास वहाँ पे से देखा तो 3/8 आया। और 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 3, हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 और 3 के दरमियान में डिस्कशन करना। तो जो हमारे पास ये लिखी गई 0 1 2 3 हमारे पास लिखी गई, और 0 की प्रॉपर्टी हमने लिखी यहाँ पर, यानी 0 की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखी आपके साथ। और उसके बाद ये हमारे पास आगे ये लिखी गई है। उसके बाद आगे हम आते हैं इसमें, ये हमारे पास आता है, यानी इसके बाद हम इसके अंदर आते हैं एक्स लेस देन, यानी कि इन बिटवीन, इसका मतलब वन और टू। वन मीन्स वन हैड थ्री टेल और टू हैड टू टेल। उसके बाद इनकी वैल्यू हमने रखी तो आंसर जो था वो 0.625 हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट कर रहे हैं जी कि 0 और 2, यानी इसका मतलब है कि 0 1 2 हम करेंगे और इसके अंदर ये हमारे पास लिखी जाएंगी। लिहाजा ये हमारे पास इसकी वैल्यूज रखी और इसका जवाब जो था वो आपके पास ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा करते हैं जी हम इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट में हम ये करते हैं कि इसके अंदर एटलीस्ट टू हैड्स, यानी एटलीस्ट टू हैड्स का मतलब ये दो तरीक़ेकार हैं हमारे पास। यानी मिनिमम भी लिख सकते हैं, मिनिमम टू हैड, या आपके पास क्या कहते हैं कि दो लाजमी है, दो हेड्स आ जाएं, तीन हेड्स आ जाएं, या फोर, यानी चार स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं उनके हाथ में हमने एक ट्रायल देने को कहा है, तो वो उसके बाद यहाँ पर अपना जो है वो इस तरीके से कर ले, टू आ जाए, थ्री आ जाए। जब हम एन बुला लेते हैं एन इज इक्वल टू फोर, तो इसका मतलब ये है कि वो चार स्टूडेंट्स हैं, हर एक के पास फेयर कॉइन है। अगर एन इज इक्वल टू 6 है, स्मॉल एन, तो फिर हमारे पास इससे मुराद है कि वो हमारे पास इसमें आ जाए, 6 स्टूडेंट्स लेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया और इसका जवाब जो है वो हमारे पास इस तरीके से लिखा गया, ये लिखा गया। अब एग्जैक्टली टू का मतलब वही है कि इसको हम इस तरह लिखा जाए जो कि 3/8 है। और इसके अंदर देखें टू और थ्री, टू और थ्री, टू और थ्री के दरमियान कोई नंबर, ये चूंकि हेड जो है वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है। टू और थ्री इंटरवल नहीं है, टू एक पॉइंट है, थ्री और पॉइंट है, लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं चूंकि ये टू भी डिस्क्रीट है और एक्स जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो लिहाजा एक्स डिस्क्रीट वेरिएबल होने के नाते कभी भी ये पॉइंट्स में नहीं आएगा, यहाँ पर पॉइंट्स में ये हमारे पास नहीं आएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास टू और थ्री के दरमियान कोई नंबर नहीं है।
अगर नंबर कोई नहीं है तो फिर इसका मतलब वो एम्प्टी है, खाली सेट है। अगर खाली सेट है तो इम्पॉसिबल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इम्पॉसिबल जो होती है वो हमारे पास ज़ीरो कंसीडर की जाती है। लिहाजा ये हमारे पास ज़ीरो कंसीडर होगी और इसके अंदर ये लिखी जाएगी, हर वो इवेंट्स जो हमारी सैंपल स्पेस में मौजूद ना हो। ये लफ्ज़ों पे गौर करें कि हर वो इवेंट जो हमारी सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद ना हो, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो लिहाजा इम्पॉसिबल इवेंट हमारे पास वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ होंगी। जिस तरह अब ये हमने यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स के साथ जो है काम किया, उनको कॉइन्स दिया और उसके बाद इसको हमने यहाँ पर किया। लेकिन अगर हम इसके अंदर, अगर वो कोई कह दे जी 5 आएँगे, 5 कॉइन्स आएँगे, तो ये कह दे कि जी 4 स्टूडेंट्स 4 कॉइन्स मैंने बुलाए, 4 स्टूडेंट्स को बुलाया, अपने साथ खड़ा किया, उनको हर एक को फेयर फेयर कॉइन दिए। और मैं कहूँ कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि जी इसकी आउटपुट जो है वो 6 हेड्स आएँगे, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। या वो ये कह दे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना 100 आएँगे, तो तब भी गलत है। यानी कि जो इम्पॉसिबल है, 4 स्टूडेंट में 4 कॉइन थ्रो कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं उनके हेड्स जो है मैक्सिमम 4 आ सकते हैं या नो हेड्स आ सकता है, 0 हेड। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 6 हेड्स आ जाए। इट मीन्स कि वो हमारे पास क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट हमारे पास कंसीडर किया जा रहा है। लिहाजा ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट्स होता है, ये सिवाय खुदा की ज़ात के और कोई भी जनसा है यहाँ पे परफॉर्म जो है यहाँ पर नहीं कर सकता। जो भी सूरत जिसकी मिसाल मैं देना चाहूँगा वो ये है कि ये कोरोना आया हमारे पास। अगर गौर से बात सुनना ज़रा, कोरोना आया ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अवाम को बचाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। उन्होंने सबको कहा घरों में बैठ जाओ। एक पहली दफ़ा बगैर फ़ौज के, बगैर पुलिस के, बगैर अथॉरिटी के एक कर्फ्यू लग गया। हर आदमी जो है जो जहाँ था वो वहीं रुक गया। कारोबार रुक गए, हर चीज़ रुक गई। हर चीज़ गवर्नमेंट के तमाम जो से हैं वो चीज़ें रुक गई। अब गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रहा था, ना सिर्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान को नहीं समझ आ रहा था, पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि इटली के अंदर जब हम डेड बॉडीज़ को ट्रकों के ऊपर लादते हुए जिस तरह क्या कहते हैं सामान डालते हैं, वहाँ लादते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हुए और एक ही खंदक में फेंकते हुए देखते थे तो हमारा भी खून खुशक हो जाता था। ऐसी सूरत-ए-हाल में कोई भी हुकूमत होती, वो इतनी आसानी से फैसला नहीं कर पाती, ना उन्हें समझ आई। हुआ ये कि इस दौरान जो है वो इम्तिहान हुए, हो रहे थे और रिजल्ट उनका जो था वो आ गया। किसी का इम्तिहान हुआ, किसी का नहीं हुआ। अब जब कोरोना के बाद इन्होंने सँभलना शुरू किया 4 से 6 महीने, 4-5 महीने के बाद इन्होंने सँभलना की शुरू किया। हर हुकूमत को समझ आ गई कि कोरोना से कैसे निपटना है। लेकिन जो प्री इवेंट हो चुका था, स्टूडेंट्स ने किसी ने इम्तिहान दिया, किसी ने नहीं दिया। जिन्होंने इम्तिहान दिया था, यानी ये जो 6 में थे, जिन्होंने इम्तिहान दिया उनको भी गवर्नमेंट ने पास कर दिया और कई जो है कंडीशन नरम रखी। बहुत सी, जिनकी एक सप्ली थी उनको ये सहूलत दे दी, ये इम्पॉसिबल बातें थी। वरना हमने नहीं देखा कि सप्ली वाले भी जिनसे हैं वो भी क्या कहते हैं वो भी आगे तरक्की कर गए। लेकिन यहाँ इन्होंने दी तरक्की, बहुत ज़्यादा कंसेशंस दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और इनको जो है वो पास कर दिया। ये भी एक मौजे से हमारे लिए कम नहीं था कि बड़ी क्लासेस को भी उन्होंने जो है वो किसी तरह भी एडजस्ट किया और एक किस्म का पास करके आगे जो है वो ग्रोथ शुरू किए। क्योंकि पहले पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान की अवाम है। अगर वो है तो पाकिस्तान है तो अवाम है। तो लिहाजा इन्हें ये फैसले ऐसे कई करने पड़े जिसके अंदर जो है नुकसान उठाना पड़ा। मसलन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने छुट्टियां दी अपने एम्प्लॉयज़ को कि जी आप घरों पे बैठ जाएँ और उनको तनख्वाहें दी। इसी तरह अभी तक जो है वो हाफ जो है स्टाफ को बुलाते हैं, हाफ को कहते हैं छुट्टी करें। क्यों करते हैं? ये हमारी समझ से बालातर था कि कभी सोचा भी नहीं था कि हफ्ते में 4-4 छुट्टियाँ एम्प्लॉइज़ को मिलेंगी। तो यहाँ मिल रही हैं छुट्टियाँ, किसी को 3 मिल रही हैं, किसी को 4 मिल रही हैं। ये इम्पॉसिबल इवेंट थे, लेकिन ये किसके ये अगर कोई मुझसे पहले सवाल पूछता तो मैं कहता इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा आज की हमारी थ्योरी के मुताबिक वो ज़ीरो ही है। लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं ये इम्पॉसिबल इवेंट सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है, वो कर सकती है और हमेशा करती रही है और आज भी हमें मुआज़ा ये दिखाया गया कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि भई ऑफ़िस में आधे मुलाज़िम होंगे, आधे नहीं होंगे। आगे हम चलते हैं जी इसके अंदर मज़ीद की तरफ यहाँ पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं जी। इसके अंदर ये हमारे पास
इसमें ये पेज है जी, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स। आपके पास क्या कहते हैं, फाइंड द बाइनोमियल वेरिएबल एक्स जो है वो कह रहा है नंबर ऑफ हेड्स है, और व्हेन ए कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। कह रहे हैं कि अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपने जो है एग्जाम में ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है, यानी ये सवाल हमारे पास इसका तरीक़ेकार ये सवाल हमारे पास पूछा जाता है, तो इसका आंसर भी वही है, क्योंकि वो भी बाइनोमियल जो अभी हमने किया, यानी कि जो हमने अभी किया उसके अंदर ये हमने किया था। यहाँ पर पेज नंबर जो है ये 2 पर देखें, हमने यहाँ पर ये काम किया था इसके अंदर। तो 2 में ये जो ये वाला हिस्सा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा, ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स वेरीज फ्रॉम जो है 0 to 4। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बस इस सवाल का जवाब यहीं तक होना था, दूसरा जवाब नहीं होना था इसका, यही जवाब हमारे पास है। लिहाजा हम इसे कहते हैं कि जी आप जब भी आपके पास एग्जाम में ये सवाल आए तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और इसका अंदाज ये हो पूछने का, तो यही सवाल आपने इसका आंसर बता देना है। तो यहाँ पर ये यहीं पे लिखा हुआ भी है कि डू इट एज जो है वो आप उस तरीके से करें जैसे अभी पेज नंबर 1 पर हमने किया है, लिहाजा ये हमारे पास उस तरीके से होगा। अब हम आते हैं जी, ए वेरिएबल इज कॉल्ड, आगे इसकी डेफिनेशन एक इज कॉल्ड बाइनोमियल अगर उसमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाए। पी प्लस क्यू हमारे पास क्या कहते हैं, पी प्लस क्यू आपके पास इसके अंदर 1 हो, उसके अंदर पी प्लस क्यू जो है वो 1 आपके पास हो, पी प्लस क्यू 1 हो, वे पी इज सक्सेस, क्यू इज फेलर इन ए ट्रायल। और उसके बाद एन, एन जो है एन ट्रायल के अंदर वो हमेशा यकसा रहे। ये ना हो कि भाई पहला स्टूडेंट फेंके तो उसके बाद वो ऐसा कॉइन हो जो हमेशा हेड देता हो, तो ये फेयर नहीं होगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, हर दफ़ा वो और अगर आप एक जो है स्विच बोर्ड को प्रेस करते हैं जिस कमरे में आप नहीं गए, पहले बटन को प्रेस करते हैं लाइट ऑन करने के लिए, तो आपका जैसा है या तो लाइट ऑन होगी या ऑफ होगी। ये ट्रायल पहला ट्रायल है। फिर दूसरे बटन को करते हैं, वो उसमें भी यही पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कि आप जैसा है वहाँ पर वो बटन खराब हो और प्रेस ही ना होता हो, वो दबे ही ना, प्रेस ही ना हो, तो ये ट्रायल नहीं चाहिए, ये ट्रायल नहीं होगा उसका, ये तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि आउटकम ही एक है कि वो प्रेस ही नहीं हो रहा। लिहाजा अब उसके बाद यही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये डेफिनेशन हमारे पास ये है, एक्चुअल ये डेफिनेशन हमारे पास है। दूसरी हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, ए डिस्क्रीट वेरिएबल। यहाँ पे अब इसका एक और सवाल इसने किया, इसने यहाँ पर सवाल किया है जी कि आप जैसा है, यानी उसी सवाल को जो हमने अभी करके आए हैं उस सवाल को एक और तरीके से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जी आप इसको यहाँ पर इस तरीके से करें। यानी ये सवाल है कि ये भी सवाल वही है कि जी ये फॉर्मूला है, आप जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ये इसको करें, तो डू इट एज ऑन पेज 1। जो बिल्कुल ऐसे ही करना है, यहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ था पी 1/2 और क्यू 1/2 था, बाकी वो एन लिख के खुद ही वैल्यू 4 दे दी इसने, एक्स जो है खुद ही बता दिया 0 से 1 2 3 4। तो ये बिल्कुल हमारे पास ऐसे ही सवाल हल होगा जैसे हमने अभी हल किया, यानी कि इसके अंदर ये हमारे पास है, ये हल हुआ हुआ है, यानी ये हल हुआ हुआ है, ये हमारे पास यही हल होगा। मुकम्मल तौर पे यही सवाल होगा, यहाँ से शुरू होगा, इधर से आपके पास शुरू होगा और यहाँ तक हमारे पास वही लिखा जाएगा। तो लिहाजा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या कहते हैं इसमें ये अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये है कि आपको वो कहा जा रहा है कि इसका सम बताएं, यानी जितने इवेंट्स हैं आपके पास, मतलब आपने जो चूंकि बाइनोमियल जो वेरिएबल कंसीडर किया था वो हेड था, कि हेड के ऊपर आपकी पॉसिबिलिटी थी नो हेड यानी जीरो, 1 हेड यानी 3 टेल, ये एक इवेंट था। और उसके बाद 2 हेड 2 टेल, या हमारे पास 3 हेड 1 टेल। तो ये कह रहा है कि इनका जो सम होता है ना वो आपके पास 1 आएगा हमेशा। तो ये बात बाइनोमियल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ट्रू रहेगी। कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर हम अलग से देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी इसके अंदर, यानी ये देखें हमने यहाँ पर लिखा, ये देखें ये हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि नो हेड, वन हेड, थ्री टेल, टू हेड, टू टेल, थ्री हेड, वन टेल, फोर हेड, नो टेल, इनकी वैल्यूज को लिखा और हमने इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज रखी 1/16 एक्स इज इक्वल टू 0 की, और वन एक्स इज इक्वल टू 1 की, 1/4 और 3/8 एक्स इज इक्वल टू, और इनकी वैल्यूज को जब हमने सम किया तो 16/16 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, और ये वेरीफाई हो गया कि जो हमने सवाल हल किया था वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। द अबव डिस्कशन फ्रॉम पेज जो है 1 से 4 तक इज फॉर द डिस्क्रीट वेरिएबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि एक्स जो है वो जीरो जीरो मतलब आधा हेड नहीं आता, या ये 1/4 हेड नहीं आता। जब भी एक स्टूडेंट एक कॉइन को थ्रो करता है, जिसको मैंने बुलाया था अपने पास, उसको एक कॉइन दिया था, चार स्टूडेंट बुलाए थे, उनमें से जिसके पास भी दूं तो चारों के पास जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, एक जो है हेड नहीं आता, मतलब आधा हेड नहीं आता, 0.5 नहीं आता, यानी हेड के टुकड़े होकर नहीं आते। हेड जो है या तो मुकम्मल होता है, मुकम्मल आएगा जब भी हमारे पास आएगा, लिहाजा इसको डिस्क्रीट कहते हैं। जैसा इंसानों को जो गिना जाता है वो 1 2 3 गिना जाता है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। काउंटिंग हमारे पास इंसानों की काउंटिंग, ह्यूमन बींग्स की जो नंबर है वो डिस्क्रीट है। इसी तरह नंबर ऑफ हेड जो है वो डिस्क्रीट है। टेम्परेचर कंटिन्यूस है, हमें सबको पता है प्रेशर कंटिन्यूस है, लेकिन ये प्रेशर की या टेम्परेचर की बात थोड़ी हो रही है, ये तो हमारे पास उसकी बात हो रही है, बट इट इज एक्स यानी नॉट कंटिन्यूस, लिहाजा इसको डिस्क्रीट वेरिएबल का नाम दिया जाता है। ये कह रहा है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.34, 0.68 नहीं है, लिहाजा ये इसमें पॉइंट नहीं आ सकते, लिहाजा हमारे पास ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। आगे उसके बाद एक और पॉइंट है, ये स्टेरिक बनाकर हमने पॉइंट शो किया। द probability distribution of a discrete random variable is usually called its probability mass function। यानी इसको हम मास फंक्शन कहते हैं जी हम, इसका नाम यानी मास फंक्शन होता है जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम करके आए, यानी कि हमने पेज 1 के ऊपर हमने इसके अंदर की थी, पेज 1 पे ये की है जी हमने इसके अंदर, पेज 1 में हमने ये की, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लिखा गया है, ये बल्कि इसको छोड़ दें, ये लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी एक्स इज इक्वल टू 0 से 4 तक, इस एक्सपेरिमेंट में एक्स इज इक्वल टू 0 से 4 तक, इसका नाम प्रॉपर्टी मास डिस्ट्रीब्यूशन या मास प्रॉपर्टी फंक्शन है। मास प्रॉपर्टी फंक्शन या प्रॉपर्टी मास फंक्शन हमारे पास है, इसका इसका नाम सिर्फ इतने हिस्से का, बाकी का नहीं है। मास प्रॉपर्टी फंक्शन या प्रॉपर्टी मास फंक्शन, प्रॉपर्टी मास फंक्शन हमारे पास इसका नाम है, सिर्फ इतने हिस्से का। जब भी आपसे सवाल पूछे कि फाइंड द प्रॉपर्टी मास फंक्शन, तो आपने सिर्फ इतना हिस्सा करना है। फॉर द वेरिएबल हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस, यानी सवाल इसका ये होगा, फाइंड द प्रॉपर्टी मास फंक्शन व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। अगर वन टाइम कह रहा है तो फिर उसका हमारे पास होगा ये, लेकिन यहाँ पर व्हेन फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, 4 टाइम में फिर ये होगा। अगर 10 टाइम्स है तो फिर वो हमारे पास आगे लिखते चले जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 4 5 हमारे पास, लिहाजा इसको प्रॉपर्टी मास फंक्शन का नाम हम जो है वो देते हैं। अब हम आते हैं जी इसके अंदर नेक्स्ट पेज की तरफ, हमारे पास आते हैं नेक्स्ट पेज, यानी ये कहा जा रहा है जो कि हमने यहाँ डेफिनेशन बताई, ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे पास नाम ही है, लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, यानी जिसकी काउंटिंग की जाती है वेरिएबल्स की, वो उसकी प्रॉपर्टी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मास प्रॉपर्टी मास फंक्शन हमारे पास कहलाएगी। नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं जी इसके अंदर जब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं, एक और पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर कि the probability distribution of a continuous random variable is called its probability density function। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल का हो, ये कंटिन्यूस का है, ये हमारे पास कंटिन्यूस का है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन। अगर इसी तरह की हम वहाँ फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह का टेबल हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था पेज नंबर 2 के अंदर, यानी कि ये हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी फार्मूले से करें, बाइनोमियल जो हमने यहाँ पर बाइनोमियल फार्मूले से इस्तेमाल करके किया था, ये बाइनोमियल फार्मूला है हमारे पास, बाइनोमियल के साथ हमने प्रॉपर्टी निकालनी थी सारी की सारी। वो और भी तरीके हैं निकालने बगैर बाइनोमियल से, तो वो क्या है किसी से भी निकालें, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए यहाँ से 0 से लेके 4 तक।
अगर ये डिस्क्रीट है तो इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे, और अगर ये कंटिन्यूस है यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 यानी कंटिन्यूस वेरिएबल के ऊपर है जो कि, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी जो है डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास लिखा जाएगा। हम आते हैं जी इसके अंदर, वो यही बात कह रहे हैं। अब उसके बाद एक और सवाल हमारे पास आ रहा है कि जी आप ये बताएं, एक कॉइन इज टॉस फ्रॉम 4 times and let the random variable x denote the number of upturned heads. Find the probability mass function। ये देखिए मैंने इसका मास फंक्शन जो है वो निकालना है हमने। तो हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारे पास क्या आता है। ये देखें, ये हमने इसके अंदर वही सवाल जो है पहले वाला करके दिखा दिया कि सैंपल स्पेस एच हेड है, और उसके बाद यहाँ पर एक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इसी का नाम जो हमने पहले बताया था, यानी जो पेज नंबर 2 पे किया वो मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पर, कि सिर्फ एक हार्ड कॉपी पर जो है वो रखने के लिए कि ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। तो बाकी चीज़ें वैसी ही हैं जैसी अभी हमने की। नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं। तो इसके रिजल्ट हमने लिखे, और मैंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप, चूंकि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट था, इसकी दो ही आउटपुट थी। एक कॉइन को जब भी थ्रो करते हैं दो आउटपुट है, और दोनों डिसजॉइंट है। हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, और दोनों को मिलाएं तो वो टोटल आउटकम्स हमारे पास होती हैं। तो लिहाजा ये बाइनोमियल भी था, और सिंपल तरीके से भी हो जाती है। तो सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हैं, और उसके बना सकते हैं कि सारी सैंपल स्पेस बनाएं, और फिर उसके बाद इसके अंदर से वैल्यू को रखें। मैंने फिर दोबारा यहाँ पे बाइनोमियल से ही डाला, और इसके बाद इसके यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखे, पूरी डिटेल पेज नंबर 2 पर मौजूद है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, हमारे पास के नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की प्रॉपर्टीज, कि ये जो हम कर रहे हैं उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज लाजमी लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लाई करेंगे जी हमारे पास, कि कभी इसका जवाब जो है वो 0 और 1 से ग्रेट, 0 और 1 के इन बिटवीन होगा, यानी उसके क्लोज इंटरवल में होगा, 0 और 1 के दरमियान। कभी भी ये बाहर नहीं होगा। ये हमने पेज नंबर इसके अंदर 2 में भी देखा था, और हमारे पास क्या कहते हैं 3 में हमने देखा था। यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर हमने देखा था इसकी, यहाँ पे जितने भी आंसर हैं ये देखें, जितने भी आंसर हैं ये, चूंकि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट था तो ये 0.9375 है। ये 93% तकरीबन हमारे पास इसका चांस है इस इवेंट के अकर होने का। उसके बाद और 0.3125 है। सब जो से हैं 1 से लेसर है, या 1 के इक्वल हो सकते हैं। 1 का मतलब है 100%, और अगर कोई चीज़ 100% हो जाए तो इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि वो इवेंट जो है ना वो हो गया है हमारे पास, इसमें चला गया है, फिक्स हो गया, क्योंकि पहले ही पे फैसला हो गया कि भाई ये हमारे पास 1 जो है वो हमारे पास इसके अंदर 1 जो है आएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर कोई सी आदमी से पूछा जाए, वो अपने आप को बहुत बड़ा बुजुर्ग समझता हो, वो बुजुर्ग हो ना, वो आदमी बुजुर्ग ना हो, बुजुर्ग से समझता हो, उससे पूछा जाए कि जी आज बारिश होगी, तो वो ये कह दे, तो एक बुजुर्ग कह दे कि जो कि जाली बुजुर्ग हो, कि एक बुजुर्ग कह दे कि जी बारिश नहीं होगी, और दूसरा बुजुर्ग कह दे कि जी बारिश होगी। अब दोनों ने सैंपल स्पेस को कंप्लीट कर लिया, एक ने, और दोनों डिसजॉइंट है, तो लिहाजा इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट, यानी कि दोनों ने, दोनों में से एक ने जो है वो लाजमी अकर होना है। जिसका बुजुर्ग, जो जाली बुजुर्ग है वो अकर हो गया, उसने ही शोर मचा देने के, देखा मैं कितना सच्चा हूँ। तो ये तो फेक बातें होंगी हमारे पास, या सैंपल स्पेस में से कोई ना कोई तो होगा। अब ये देखिए ना, सैंपल स्पेस में से आप जो है, अगर पूरी सैंपल स्पेस का हम देखें कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी पूरी सैंपल स्पेस का इंटरवल क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। 0 से लेके 4 तक, 0 से 4 तक आप करके देख लें। 0 से लेके 4 तक जब आप करेंगे वो पूरी सैंपल स्पेस आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर 0 भी आ जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और जब उसका हम हल करेंगे तो 100% सैंपल स्पेस अगर कोई हमें बता देता है कि सैंपल स्पेस यही है, इसी के अंदर से तो सैंपल स्पेस में से ही जो है आपका कोई जवाब आएगा, तो वो हमारे पास 100% प्रोबेबिलिटी है। ये 68 पॉइंट, तकरीबन 69% हमारे पास है। 69% है इस इवेंट के अकर होने का। नो हेड, और यानी या के साथ, यूनियन के साथ, 1 हेड 3 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स के 69% चांस हमारे पास मौजूद है। अब हम आते हैं जी दोबारा उसकी तरफ, अपना
नेक्स्ट पेज की तरफ हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने दोबारा जो है, हाँ एक सवाल रह गया जी हमारे पास पिछले पेज के अंदर, तो वो हम इसको कर लेते हैं जी। इसके अंदर ये लिख रहे हैं जी, एक सवाल है हमारे पास, फाइंड द probability mass function, probability mass function distribution of a random variable x denotes the sum, जो कि सम को डिनोट करता है। when आपके पास टू फेयर डाइस आर थ्रोन, ये देखिए फेयर का मतलब है कि उसके अंदर कोई जो सा है वो जालीपन नहीं है, यानी कि कोई जो सा है वो ऐसे नहीं है फेयर के टूटे हुए हैं, एक ही साइड में झुक जाते हैं, एक ही तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, एक ही तरफ वो हमेशा सिक्स लेके आते हैं या हमेशा वन लेकर आते हैं, ये नहीं है। फेयर का मतलब ये होता है कि वो हमारे पास हमेशा जब भी थ्रो करें तो उनका रिजल्ट हमारे पास बेहतर आता है। उसके बाद आगे जी उनकी सैंपल स्पेस, जब भी दो को हम जो है सम को एक दो यानी कि एक स्टूडेंट को बुलाते हैं हम, सिर्फ सिंगल स्टूडेंट्स को, अब इसमें याद रहे ये हमारे पास सिंगल स्टूडेंट्स आ रहा है, तो इसके अंदर जो है ना, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर सिंगल और इसमें ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये शर्त नहीं है हमारी इवेंट कुछ भी आ जाए, यानी कि देखिए ना यहाँ पे कुछ लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखा है, या यूं तो नहीं लिखा हुआ ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स ऑफ सम सिक्स, कि छह सम आएगा तो हम जन सा है वो उसमें कामयाबी होगी, ये तो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि अगर सिक्स सम ना आया, यानी दोनों डाई के फेस के ऊपर थ्री थ्री आ जाए, या टू फोर आ जाए, या फाइव वन आ जाए, पहले डाई पर के फेस के ऊपर फाइव आ जाए, दूसरे फेस के ऊपर वन आ जाए, ऐसा तो नहीं है कह रहे, यानी हमने कोई कंडीशन तो नहीं लगाई कि हम जन सा है यही सिर्फ चाहते हैं, ये इवेंट ही चाहते हैं। एक दफा फिर मैं मिसाल देना चाहूंगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हम जो है थ्री, अब गेटिंग थ्री की शर्त लगा दी, जैसे ही हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री और साथ हमने लिख दिया फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मफहूम ये होगा कि आपने तो शर्त लगा दी कि अगर थ्री आएगा तो आप विन करेंगे, और अगर थ्री नहीं आया तो लूज करेंगे। तो लिहाजा ये दो में तकसीम हो गया आपका। एक में तो जो ऑफ गेटिंग थ्री में वन टू पेयर आएगा और टू वन आएगा, बाकी सारे पेयर आपने जो है कंप्लीमेंट में डाल दिए, यानी ए का कंप्लीमेंट, अगर ए इवेंट वन टू और टू वन है तो ए डैश जो होगा वो बाकी सारे यानी कि 36 बनते हैं, तो 36 में से टू तो वन टू और टू वन ए में चले गए, बाकी सारे 34 उधर चले गए। तो मकसद ये है कि आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पे तो नहीं लिखा कोई शर्त ही नहीं, सिर्फ लिखा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जब भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको कहा जाएगा तो उसके और किसके बारे में कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है टू फेयर डाइस आर थ्रोन, कोई बाइनोमियल नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तो लिहाजा हमने सैंपल स्पेस ये बना डाली, ये सैंपल स्पेस बना डाली, और इसके अंदर जो सम के आने के चांसेस हैं, यानी सम मिनिमम सम जीरो नहीं है, मिनिमम सम टू है, और मैक्सिमम सम ये इसके अंदर हमारे पास 12 है, तो टू से लेके 12 तक हमारे पास होगा। अब हम इसके अंदर जो है मास फंक्शन का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, के हर पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया जाए, जो इवेंट के बारे में डिस्कस करना, जिस इवेंट के बारे में आपको कहा जाए, जिस तरह पिछले में जो हमारे पास कहा गया था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जब आपके पास क्या कहते हैं उसके अंदर लिखा हुआ था कि जी आप जो है इसको डिस्कस करें जब हेड वेरी कर रहा हो, वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री फोर, इसके अंदर तो लिखा हुआ है कि जी आप जो है वो डिस्कस करें, और उसमें एक्सपेरिमेंट रिपीट भी किए गए थे। यहाँ पे तो रिपीट भी नहीं किए जा रहे, कि जो ये तो नहीं कहा जा रहा कि जो आपका डाई है, टू फेयर डाइस है, उनको जो थ्रो किया गया है वो सिक्स टाइम किया गया है, ये तो सिक्स टाइम तो नहीं लिखा हुआ, जबकि उसके अंदर टाइम भी लिखा हुआ है कि सिक्स टाइम्स इसको रिपीट किया गया है हमारे पास। इसमें ये देखें, ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है हमारे पास, बाइनोमियल की ये भी एक पहचान है फोर टाइम्स, लेकिन मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फोर टाइम्स उनमें से एक पहचान है, और उसके बाद इसकी दो आउटकम्स होनी चाहिए, जिसमें एक इंटरेस्ट वाली और एक फेलर वाली, जबकि इसके अंदर जो अब हम सवाल कर रहे हैं उसके अंदर तो सूरत हाल ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि जी आप जो है यहाँ पर बस मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताएं, और कोई नहीं कहा जा रहा कि कितने टाइम्स इसको थ्रो करना है, कुछ नहीं कहा जा रहा, लिहाजा ये बाइनोमियल हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं जी इसको दूसरे पेज की तरफ, कि हमारे पास क्या कहते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ,
हमारे पास आते हैं कि इसके अंदर देखिए जी, अब हमने मास का फंक्शन का डिफाइन करना है, तो टू पी के टू का मतलब है कि आपके सम टू आ जाए। अब सम टू में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं पेयर में? सम वन टू, जिनका सम जैसा टू हो वो वन वन है, एक ही पेयर आएगा, तो 1/36 हमारे पास होगा। ये मैंने ना यहाँ पर आपके साथ जो है यहाँ पर किया है, ये टेबल बनाने से पहले हमने ये यहाँ पर किया है इसको, यानी टू की प्रॉपर्टी बाद में उधर इस टेबल के अंदर वैल्यूज रखी है, इस टेबल में जो वैल्यूज रखी है ये इसके कर लेने के बाद रखी। लेट ए वन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम टू, तो वो एक ही होगा वन वन। इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी? तो एक ही इसका हमारे पास सबसेट है वन वन। इसका जो हमने यहाँ पे मालूम किया था उसका एक ही सबसेट आया, यानी कि इसका एक सबसेट सिंगल पॉइंट है, यानी कि सिर्फ वन वन हमारे पास आया, उसके अंदर एक वन वन हमारे पास लिखा गया, तो 1/36 होगी टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स इन द इवेंट, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास लिखा गया A1। ये इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम टू। ये सवाल वैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ भी है, लेट A1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम टू। इसको यूँ भी पूछा जा सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पे ये A1 को छोड़ते हैं, ऑफ गेटिंग इवेंट ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग सम टू। तो ये इसका जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं जी, इसके अंदर यानी नेक्स्ट पेज हमारे पास, इसके अंदर आते हैं जी हमारे पास, इसमें देखते हैं जी हमारे पास ये है, इसमें लेट ए टू बी द इवेंट, अब एक्स इज इक्वल टू थ्री को कर रहे हैं, लेट ए टू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम थ्री। ये भी सवाल इसका पूछा जाए, अब उसमें आ जाएगा वन टू टू वन। तो एन ऑफ ए टू कितने पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास? एक वन टू है, टू वन, तो आउटकम्स जो सी है टोटल आउटकम्स इन द इवेंट ए टू आपके पास टू है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट ए टू डिवाइडेड बाई, हमारे पास डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो इसमें टू है और सैंपल स्पेस में 36 है, 2/36 आ गया, ये हम अपने टेबल में रख देंगे। फिर उसके बाद x4 को किया, लेट ए थ्री बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम फोर। तो हमारे पास इसके अंदर वन थ्री फोर आता है, टू टू फोर आता है, थ्री वन फोर आता है। तो आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग A3 3/36 आ गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट ए इज इक्वल टू थ्री। टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स इन, ये हमारे पास थ्री आ गया, क्योंकि इसमें वन वन थ्री टू टू थ्री, ये टोटल पेयर जन से हैं, ये हमारे पास तीन है, तीन पॉइंट्स हैं इसके अंदर, यानी जो हमने सैंपल स्पेस बनाई थी उसमें से तीन है। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 3/36 होगा, जिसको यू भी लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू फोर, और P A3 भी लिखा जाए। फिर एक्स इज इक्वल टू फाइव पर आते हैं, लेट A4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम फाइव। तो फिर हमारे पास सम फाइव में ये पॉइंट्स आएंगे, यानी ये सवाल यूं भी पूछे जा सकते हैं। फिर दोबारा बता देता हूँ, फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग सम फाइव। ये वन फोर टू थ्री थ्री टू फोर वन हमारे पास आ गया, और फिर इसके बाद 4/36 हमारे पास आ गया। उसके बाद ये एक्स इज इक्वल टू सिक्स हमारे पास आ गया, 1524, जिसमें सिक्स आते हैं, यानी कि सम सिक्स हो जाए, 1524334251, एक दो तीन चार पाँच, फाइव है इसके अंदर, 5/36 आ गया। फिर ये हमारा एक्स इज इक्वल टू सेवन का हमारे पास आ गया, लेट A6 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, जब भी ये पूछेगा फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग सम सिक्स हमारे पास, या सेवन, सॉरी यहाँ सेवन सेवन है, तो सेवन में ये पेयर्स आ गए पॉइंट्स, और इनकी टोटल तादाद सिक्स थी, तो 6/36 आ गया। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एट, यानी प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग एट सम। तो ये हमारे पास फाइव फाइव, क्योंकि टू सिक्स थ्री फाइव फोर फोर फाइव थ्री सिक्स टू, ये हमारे पास एट आते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ हम जो है यहाँ पर आते हैं, इसमें यानी इस तरह हमने टू से लेके हमने इसको 11 तक किया, 12 तक किया, क्योंकि टू से वैल्यू जो है सम 12 तक आ सकते हैं, यानी उनको सम करना है पेयर्स को, जो ऐसे तमाम पेयर्स जो हमारे पास, इसको जी अब हम इसी तरह करते हुए यहाँ तक पहुँचे, और इसके अंदर हमारे पास नाइन आ गया, तो नाइन ऐसे पेयर जिनका सम नाइन हो, तो 9 3 6 4 5 5 4 6 3 आ गया।
और इससे पेयर जिसका, और ये 4/36 हो गया, और इसी तरह 10 हमारे पास, 10 में आपके पास ये सूरत हाल आ गई 3/36, और फिर ये हमारे पास आ गया 5/6, ये 11 का 5/6, 6/5, इसी तरह 12 का सिर्फ एक पेयर आएगा जो कि हमारे पास 6 6 है, 6 + 6 12 होता है, 1/36 हो गया। उसके बाद हमने इसको जो है इस टेबल के अंदर यहाँ पर इसके अंदर रख दिया, ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पेज में। हाँ जी, ये टेबल में हमने सारी चीज़ें रख दी। इस टेबल में ये हमने सारी वैल्यूज़ को उधर से हल करके इनके आंसर जो हैं वो यहाँ पर रख दिए। और चूंकि ये बाइनोमियल नहीं था तो बाइनोमियल फार्मूला भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर ना तो ये लिखा है कि भाई आप जैसे फाइंड द बाइनोमियल, एक तो वो लिख दे तो बहुत ही आसान हो जाता है कि फाइंड द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें फार्मूला ही लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई टाइम्स नहीं लिखा कि 4 टाइम्स 6 टाइम इसको रिपीट करना है, तब भी नहीं हमारे पास है। चौथा हमारे पास ये है कि इसके अंदर दो डिसजॉइंट सेट नहीं बनाए, कि जी एक जो सा है डिसजॉइंट बना दिया, और दूसरा अगर डिसजॉइंट बनाएंगे तो तब होगा, चाहे वो किसी तरह भी हम बना लें, यानी कि डिसजॉइंट हमारे पास। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ, कि हमारे पास लिहाजा ये कंप्लीट हमारे पास क्वेश्चन हो गया। और फिर वेरिफिकेशन क्या है जी, इसकी वेरिफिकेशन ये है कि इसका जो समेशन है वो आपके पास समेशन जो है वो 1 होना चाहिए। एक्स इजिकल टू, एक्स इजिकल टू 3, 4 2 4 3 4, आगे मैंने डैशेस डाले तो ये वाजे करने के लिए हमारे पास इसको, यानी हमने यहाँ पे डैशेस डाले, ये हमारे पास ये डॉटेड लाइन हमारे पास है, यानी ये हमारे पास डॉटेड लाइन हमारे पास है। तो 12 तक जाना है, 2 से लेके 3 4 और सो ऑन 12 तक। और फिर इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ से टेबल में से देख के रखी। ये वैल्यूज है प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग एक्स इज इक्वल टू 1/36, और एंड सो ऑन, ये हमने यहाँ रखी। तो 36/36 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आया, और ये आंसर हमारे पास आ गया। यानी कि सम को हमने कहा चाहे आप सम लिख लें, यानी इस एक्स की जगह, चाहे ये लिखा भी हमने एक्स की जगह सम लिख लें या एक्स लिखें, तो इससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड की तरफ, कि हमारे पास नेक्स्ट जो है पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया है कि जी ये एक पॉइंट ही है, स्टैक बना हुआ है, पॉइंट है कि 3 और 7 के दरमियान आप जो है वो प्रॉपर्टी, इसका मफहूम क्या होगा। तो इसका ये पिछले सवाल से लेट नहीं है, सबसे पहली बात तो, नहीं सॉरी, पिछले सवाल से लेट है, लेकिन इसके 3 <7 का मतलब है कि इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी कि इसको लिखने के तरीकेकार हमने बताए। यहाँ पर 3 और 7, इसका इसको यूं भी लिखा जाता है, फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग सम 3 4 5 6 7 व्हेन टू फेयर डाइस आर थ्रोन, या उनके नाम मैंने लिख दिए A2, यानी कि आपके पास है जो इवेंट था ऑफ गेटिंग 3 सम का, वो A2 है, और जो इवेंट था ऑफ गेटिंग सम 4 उसका नाम A3 रखा था हमने पेज के ऊपर। ये भी देख ही लेते हैं कि हमारे पास इसका नाम जो है वो क्या रखा था, यानी इसके अंदर हमने इसका नाम क्या रखा था, इसके जो हमारे पास है, ये सब नाम हमने रखे थे जी इसके। चलें जी, हमने वहाँ पे नाम रखा था उस पेज के ऊपर, हर एक के नाम रखे थे हमने, जैसा A1 रखा, ये हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे नाम रखे हुए हमारे पास A4, का नाम यानी ऑफ गेटिंग सम 5, एक सम 5 हमारे पास है। उसके बाद इसी तरह बाकी नाम रखे थे हमने, यानी कि 3 का नाम था, A3 का नाम था गेटिंग 4, यानी कि ये सब के नाम हमने रखे, वही नाम मैंने वहाँ यूज कर लिया। A3 नाम यूज किया, A4 यूज किया, उसके बाद हमारा A5 यूज किया, जो भी हमने जो जरूरत थी। तो यहाँ पर A2 A3 A4 A5 A6, क्या ये कह रहे हैं कि चाहे आप ऐसे पूछ लें चाहे आप ऐसे पूछ लें, और का मतलब ये हमारे पास है कि आप जब चाहे चाहे इस तरह पूछ लें। ये सब के जवाब फिर मैंने एक मुख्तसर तरीके से यहाँ पे हल करके दिखाया। आगे हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस की कि जी अगर यही एक्सपेरिमेंट हमारे पास होता, यानी कि 2 फेयर डाइस हमारे पास फेंके जाते, और उसमें कहा जाता है कि 2 से लेस बताओ। अब चूंकि 2 से लेस
सैंपल स्पेस में पॉसिबल ही नहीं है। यानी सैंपल स्पेस में जो पहला पेयर है वो वन वन है, जो सबसे छोटा पेयर है वन वन है, जिसका सम टू है, बाकी इससे बड़े ही है जितने भी, यानी कि बाकी चीजें। इसका मतलब टू से लेस वाला सम तो मौजूद ही नहीं होगा। अगर टू से लेस वाला सम नहीं होगा और ये हमें पूछ ले, ये इसके ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो पूछ नहीं सकता, पूछ भी सकता है, तो वो एम्प्टी होगा। आपके पास एम्प्टी हमारे पास लिखा जाएगा। एम्प्टी इम्पॉसिबल इवेंट, या इम्पॉसिबल लिख दें या एम्प्टी लिख दें, वो जीरो हमारे पास होगा। और इसके बाद ये इसी तरह एक और एम्प्टी की इम्पॉसिबल की सिचुएशन है, जब टू फेयर डाइज आर थ्रोन, कि ग्रेटर देन 12 पूछ लें, यानी ग्रेटर देन 12 पूछ लें। अगर ग्रेटर देन 12 है, अब मैक्सिमम 6,6 पेयर है, जो जिसका सम जो है वो 12 है, लिहाजा ये हमारे पास एम्प्टी होगा। यानी कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, एम्प्टी का ये लिखा जाएगा, लिहाजा ये जीरो हमारे पास होगा, यानी एम्प्टी हमारे पास लिखा जाएगा, इम्पॉसिबल होगा। इसी तरह हमने ये कहा जी कि आप अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसमें ये शामिल होंगे, लिहाजा ये आंसर उसका लिखा जाएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं जी। इसमें नेक्स्ट पेज, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग सम थ्री, ये पॉइंट नहीं है, थ्री है, और फाइव, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन थ्री टाइम्स। अब देखिए जरा गौर करें, लफ्ज ऐसे इसने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर दिया, यानी लफ्ज जो है इसने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर दिया, लेकिन अगर ये ना भी करता ना, तो ये यहाँ पे ये जो थ्री टाइम्स लिखा हुआ है ये हमें मजबूर कर देता कि हम बाइनोमियल के बारे में सोचें। दूसरा, इसके इस सवाल के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि प्रॉपर्टी की जो पी है सक्सेस, वो 1/2 भी हो सकती है। अगर एक डाई थ्रो किया जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग सिक्स, वो 1/6 होगी। और अगर ये कहा जाए कि टू फेयर डाइस आर थ्रोन, और जबकि उसके अंदर ऑफ गेटिंग सम टू, तो इसकी प्रॉपर्टी 1/6 होगी, यानी कि सॉरी 1/36 होगी। पी हर दफा डिफरेंस हो सकता है। क्यों भी, इसमें जरा मैंने एक और तरीके से डिफरेंट करने की कोशिश की। फाइंड द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग सम थ्री और फाइव, यानी जितने पेयर्स हैं जिसमें सम थ्री आता है, ये देखें ये सम थ्री आ गया, वन टू टू वन, ये सम थ्री के हमारे पास आ गए, और इसमें ये सक्सेस है इसकी। इसने शर्त लगाई है कि ये मेरी सक्सेस है, और ये भी शर्त है कि ये थ्री टाइम्स रिपीट करूंगा, तो लिहाजा ये बाइनोमियल होगा। अब अगर ये ना भी लिखता ना, इसने डिसजॉइंट बना दिया, यानी इसका आप कंप्लीमेंट लें, जो हमने सैंपल स्पेस बना रखी है उसका कंप्लीमेंट ए डैश ले लें, यानी कि वो पेयर जो इसमें है वो ना लिखें, तो आपके पास क्या कहते हैं वो उसका कंप्लीमेंट होगा। लिहाजा दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक ए और एक का कंप्लीमेंट। यानी अगर ये आगे ये सेट ए जवाब आ गया, इसमें से कोई एक जवाब आ जाए, वन टू आ जाए, टू वन आ जाए, जब दो डाई को थ्रो किया जाए, वन फोर आ जाए, टू थ्री आ जाए, थ्री टू आ जाए, फोर वन आ जाए, सारे तो नहीं आएंगे, एक ही आएगा। जब भी हम किसी स्टूडेंट को एक जो है पेयर डाई देते हैं, डाई जब हम देंगे, यानी दो लुड्डो के दाने देंगे, उसको एक दफा इजाजत देंगे, कई दफा इजाजत नहीं देंगे। और ये तीन स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है कि तीन स्टूडेंट, और तीनों को हम दो दो डाई दे देंगे, और उनको कहेंगे एक अटेम्प्ट करनी है आपने, सिर्फ एक अटेम्प्ट, एक ट्रायल होगा आप सबका। जब वो सब एक ट्रायल को थ्रो कर देंगे, उसके बाद वो अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, और जब भी वो बैठेंगे, अब पहले स्टूडेंट्स के पास हो सकता है टू वन आ जाए, तो इसका मतलब है पहला स्टूडेंट की सक्सेस हो गया हमें, और दूसरे स्टूडेंट्स की हो सकता है टू सिक्स आ जाए। अब टू सिक्स इसमें है ही नहीं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, लिहाजा वहां पे क्यू आएगा, फेल हो गए हम, यानी क्यू की प्रॉपर्टी आएगी। और उसके बाद तीसरे स्टूडेंट्स का हो सकता है कि वो टू थ्री आ जाए, टू थ्री आ गया तो पी है, यानी सक्सेस है। और अगर टू थ्री ना आया, यानी कोई और आ गया नंबर, कोई और से मुराद है ऐसा जो इसके अंदर मौजूद ना हो, यानी सिक्स सिक्स आ गया, तो तब भी हम कहेंगे कि ये हमारी फेल है, हम नाकामी है। तो लिहाजा हम इसके अंदर ये अब इसको डिसजॉइंट बना दिया, लिहाजा हम इसकी प्रॉपर्टी पी कितनी होगी, जरा मैं जबानी चले हम बताते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं जी हमारे पास, इसमें यानी कि कितने पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है। तो इसके पॉइंट्स हैं वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिक्स हमारे पास होगी, इसकी इस इवेंट की अगर करने की प्रॉपर्टी ऑफ ए 6/36 होगी, 6/36। और इसका क्यू कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि ये बाइनोमियल है तो पी प्लस क्यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये हमारे पास पी प्लस क्यू का हमारे पास इस्तेमाल होगा। सॉरी, ये हमारे पास है जो प्रॉपर्टी टोटल आउटकम्स इन द इवेंट ए,
हमारे पास कितनी है जी, बनती है 1221। और उसके बाद ये थोड़ी गलती हो गई, यहाँ 5 लिखा गया, यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, इसमें जो है ये 4 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे 4, तो इधर हमारे पास 6 होना चाहिए था, यहाँ पे 6, ये 6 होना चाहिए था। चलें, आप सही कर लेना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इधर भी 6 होगा, 6 हमारे पास। आगे हमारे पास ये है कि इसके अंदर, यानी 6 हमारे पास होगा। आगे हम देखते हैं जी इसके अंदर के सूरत हाल, आगे जहाँ पे भी लिखा है, और यही हमने बताया कि सिंस सैंपल स्पेस, वही लॉजिक जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, कि आपके पास इसमें, ये आप नोट कर लेना भी ये सारी बातें, पॉइंट्स इसके अंदर। उसके बाद ये देखें जी, यही पॉइंट के जी सिंस सैंपल स्पेस जो है वो ए यूनियन ए डैश है, ए डैश से मुराद है वो एलिमेंट्स जो हमारे पास सेट ए में मौजूद नहीं है, उनकी यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस, क्योंकि दोनों इकट्ठा कर दो तो सैंपल स्पेस। और मैंने यही कहा था कि बाइनोमियल की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप सैंपल स्पेस को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, तो ये तकसीम हो गई, एक ए में और एक ए डैश में। उसके बाद ये यहाँ पर क्यू जो है वो हमने मालूम किया, और क्यू हमारे पास, इसमें ये मिस्टेक हो गई, ये 7 का हमारे पास आ गया, खैर ये आपने खुद दुरुस्त कर लेनी यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये 6 है, 6, और 6 हमारे पास है, तो 6 हमारे पास है, 6 में 6/36, और जब वो उधर किया 1 माइनस, तो यहाँ 30 आएगा, ये यहाँ पर 30 आएगा, ये नहीं आएगा, 30 हमारे पास आएगा, 30/36। और फिर ये यहाँ पे सारी जगह पे आप चेंज कर लेना, ये जितने भी इस सारे को जितना भी चेंज करेंगे वो आपके पास, क्योंकि बाइनोमियल है तो बाइनोमियल के तहत हम कर दिया था। और ये बड़ा आसान है, बहुत आसान है, अगर हम दूसरे तरीके से आएंगे तो उससे भी सवाल हल होगा, लेकिन जैसे दूसरे तरीके से बना दे सिंपल तरीके से, तो उसमें यहाँ वहाँ पे आपको इंतहाई लेंथी होगा। इस सारे को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आप इसको सही कर लेना इसका। उसके बाद यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज 2 टाइम्स सक्सेस आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट, यानी कि 4 अटेम्प्ट में से 2 दफ़ा की सक्सेस, इसको इस तरह भी पढ़ा जाता है, यह समझा जाता है हमारे पास। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं जी, इसके अंदर इसको करेक्ट जरूर कर लेंगे जी। उसके बाद आगे हमारे पास आता है, नेक्स्ट पेज हमारे पास आएगा, ये हमारे पास है नेक्स्ट पेज, जिसमें मेरे ख्याल में हमने कुछ डेफिनेशन लिखी है। तो डेफिनेशन हमारे पास ये है कि एवरी एक्सपेरिमेंट इन विच द सैंपल स्पेस, every experiment in which the sample space हमारे पास, every element in which the sample space can be divided into two sets, जो अभी हम बता चुके हैं लेकिन इनको वर्ड दे दिए, इस कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। हियर टू आउटकम्स, सिर्फ दो आउटकम्स होंगी, एक वो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, सैंपल स्पेस चाहे 100 की क्यों ना हो, सैंपल स्पेस चाहे 100 की क्यों ना हो, तब भी आपके पास क्या कहते हैं वो हमारे पास दो के अंदर लिखी जाएगी, यानी दो में तकसीम हो जाए। मसलन आपका ये जिस तरह की मिसाल हमने इसके अंदर की, वहाँ पर पी निकाला था, हमारे पास 6/36 था, जो कि यहाँ गलत लिखा गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ बताया कि है टू आउटकम्स, सिर्फ दो आउटकम होती है, सक्सेस या फेलर। वो डिसजॉइंट है, अगर आपने, आपका इंटरेस्ट नहीं है, वही कॉइन है, वही एक्सपेरिमेंट है, वही डाई है, वही सब चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर आपका आपका जो सा एक्सपेरिमेंट नहीं है, आखिरी बॉल चल रहा है मैच का, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैच कौन हारा कौन जीता, तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि आपका दिलचस्पी है ही नहीं। एक वो बॉलर थ्रो करता है, अब आपकी मर्जी से वो जीरो स्कोर लग जाए, यानी कि जीरो का मतलब वो बॉल बीट कर जाए, वन स्कोर बैट्समैन लगा दे, टू स्कोर लगा दे, थ्री लगा दे, फोर लगा दे, फाइव कर दे, सिक्स कर दे, या सिक्स से ज्यादा कर दे ओवर थ्रू के, आपको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। लिहाजा ये एक आम एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें हम जो है आम तरीकेकार से डिस्कस करेंगे, जिसका हमने मास के अंदर, यानी कि प्रॉपर्टी मास फंक्शन के अंदर एक सवाल ऐसा किया है पीछे उसके अंदर। और अगर ये आपने दिलचस्पी जाहिर कर दी कि नहीं जी 5 स्कोर होंगे तो तब मैं जीतूंगा, तब जो सा है वो मुझे मैच में दिलचस्पी है, 5 स्कोर जरूर होने चाहिए। आपके आप मैं टीवी के आगे बैठे हुए और कह रहे हैं 5 स्कोर जरूर होने चाहिए,
इसका मतलब है 5 स्कोर से नीचे भी आपको दिलचस्पी नहीं है, 5 स्कोर से ऊपर भी दिलचस्पी नहीं, आप एग्जैक्ट 5 चाहते हैं। उसकी क्या वजह है वो हम आप बेहतर जानते हैं कि 5 स्कोर, या खासकर अगर कोई और गैम्बलर की मिसाल देता हूँ, वो शर्त लगा लेता है कि जी इस बॉल के ऊपर जो है 3 स्कोर लगेंगे। अब उसकी दिलचस्पी एग्जैक्ट 3 पर है कि बैट्समैन 3 लगाएगा, तो लिहाजा अब उसके 4 लग जाए, 6 लग जाए, वो लूज कर जाएगा, 1 लग जाए, 2 लग जाए, लूज कर देगा, उसकी दिलचस्पी 3 पर है। तो लिहाजा ये बाइनोमियल होगा। फिर बाइनोमियल में चूंकि डिसजॉइंट कर दिया उसने सेट को डिसजॉइंट कर दिया हमारे पास, और जैसे ही डिसजॉइंट किया वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। और आगे वो कितनी दफा मतलब पहली बॉल पे भी वो कहता है 3 स्कोर, दूसरी बॉल पे भी वो कहता है, यानी जब पहली बॉल पे उसका 3 स्कोर वो ट्रायल करता है, यानी और के पैसे लगाता है गैम्बलर, और उसके बाद वो लूज करेगा या हारेगा। इसी तरह जब दूसरी बॉल आती है, ये दूसरी ट्राई है उसकी, दूसरी ट्रायल है उसका, और अगर तीसरी बॉल पे भी, दूसरी बॉल पे भी वो ये कहता है 3 में से 3 आएगा तो विन करेगा, वरना नहीं करेगा, वरना वो पैसे लूज कर जाएगा। इसी तरह वो जितनी बॉल्स के ऊपर ये गैम्बलिंग करता है, वो सारी नंबर ऑफ ट्रायल्स कहलाएंगे, वो एन की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू हमारे पास होगी। यहाँ पे मैंने ये बताया कि जी आप 1/36 भी हो सकता है पी, कभी आप यूं ना सोचना कि पी 1/2 या 1/6 ही होता है, वो 1/36 भी हो सकता है, 7/36 भी आपके पास हो सकता है। उसके बाद इसी तरह वो कहता है कि यहाँ पे हमने कहा जी क्यों मे बी का लफ्ज है, यहाँ भी मे बी का लफ्ज है, इधर भी मे बी का लफ्ज है। तो मे बी जो है, आगे हम मैंने ये बताया ये ए कॉइन में क्यू 1/2 था, और इसी तरह मैंने ये बताया जब टू टाइप्स में इवेंट 1/1 था तो 1/36 था पी की वैल्यू, और कॉइन जब एक सिंगल कॉइन था तो 1/2 था। यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, ए डाइस ब्रैकेट में जो लिखा है कि अगर कोई आपने डाइस में से किसी एक फेस को सिलेक्ट कर लिया, आपने कहा जी 3 आए, 2 आए, या सिंपल 2 आए आपके फेस पे एक सिंगल डाई पे, तो 1/6 उसकी पी की वैल्यू थी, और क्यू की वैल्यू इसी के मुताबिक चेंज हो जाएगी, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 के तहत, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 के तहत हमारे पास हो जाएगी, और वो चेंज होती चली जाएगी। यहाँ से हम नोट्स लिख रहे हैं, अपने कमेंट्स जो से हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि जी आप इसके अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर दूसरा, इसमें हमारे पास आता है, ये हमारा लास्ट पेज है, एग्जाम्पल्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। वो कहता है कि एक पहले हमारे पास है रिजर्वेशन ऑफ ए सीट नंबर 8। मसलन आप लाहौर फैसलाबाद से लाहौर जाना चाहते हैं, या फैसलाबाद से अपने घर दूर दराज इलाके में जाना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं जी मुझे सीट नंबर 8 चाहिए, सीट नंबर 8 चाहिए, जबकि 40 सीटें। आप उसके पास जाते हैं जो टिकट जो है सेलर है, टिकट फुल करने वाला, उसे कहते हैं कि सीट नंबर 8 दे दें। अगर आपको सीट नंबर 8 हासिल हो जाती है तो आप सक्सेस है, वरना नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने डिसजॉइंट कर दिया, आपने कहा सीट नंबर 8 मिलेगी तो मैं सफ़र करूंगा, वरना नहीं करूंगा। लिहाजा सीट नंबर 8 या कोई भी सीट, सीट नंबर 8, जिस तरह के कई पैसेंजर ये इंतज़ार करते हैं कि जी जो कि पहली सीट मुझे पहली मिल जाए तो मैं अगली बस में चला जाऊंगा, मैं सफ़र नहीं करता। कई पैसेंजर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी कि हम हर सूरत में फलां नंबर सीट लेंगे तो हम उसमें जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। वो अपने आप को लकी समझते हैं या क्या समझते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी मुझे हर सूरत जाना है, चाहे आप मुझे स्टूल पर बिठा के ले जाएं, हम स्टूल के ऊपर बैठ के चले जाएंगे, यानी किसी तरह भी, या खड़ा करके हम चले जाएंगे, यहाँ पर खड़े होकर चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तो ये सूरत यही है कि सीट नंबर 8 की रिजर्वेशन वो करवाना चाह रहा है। अब इसने इसका मतलब है कि सीट नंबर 8 उसकी सक्सेस है, बाकी सीट नंबर और 40 सीटों में से 40 सीटें, इसका मतलब है जो प्रॉबिलिटी होगी 1/40 होगी। अगर ये यहाँ पे यूँ कह देता ना रिजर्वेशन ऑफ सीट नंबर 8 मिल जाए, या मुझे सीट नंबर 7 मिल जाए, 7 मिल जाए या 8 मिल जाए, दोनों में से कोई मिलेगी तो मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। तो इसके अंदर आउटकम जो है ना, एक 7 और 8, और टोटल आउटकम्स 2 होगी इवेंट पे, यानी कि 7 या 8, और टोटल सैंपल स्पेस 40 है, तो 2/40 होगा। लेकिन अगर पी 1 सीट है, यानी वो उसके ऊपर चॉइस है कि वो 3 कर ले, 4 कर ले, कि भाई मुझे ये सीट मिल जाए 4 सीटों में से, यानी सीट नंबर 8, सीट नंबर 10 और सीट नंबर 11, सीट नंबर 30, इन चारों में से कोई मिल जाए, यानी 4 में नंबर ले लेता हूँ, 8, 10 और उसके बाद 20 और 30 हमारे पास। तो ये हमारे पास मिल जाए, तो इसमें 4 इवेंट्स और पॉइंट्स आ गए इस इवेंट में। 8 आ गया, 10 आ गया, सीट नंबर 8, सीट नंबर 8, 10, सीट नंबर 20, सीट नंबर
30 आ गया इन सब की, तो इसको 4/20 होगा क्योंकि सैंपल स्पेस में जो पॉइंट्स हैं वो 20, सी टेप 40 है, 4/p की वैल्यू फिर 4/20 होगी जो, और उसी के मुताबिक पी प्लस क्यू सी के मुताबिक इसको निकाल लिया जाएगा, जिसका कि पी 1/40 है तो पी प्लस क्यू सी के हिसाब से क्यू जो है वो 39/40 है। उसके बाद फिर हमने कहा ये बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल हमारे पास हो गया जैसे ही उसने डिसजॉइंट कर दिया कि मैं इस सीटों पे बैठूंगा तो मैं जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, सीट नंबर 8, सीट नंबर 10, सीट नंबर 20, सीट नंबर 30। उसके बाद ये सिलेक्शन, ये सीटें प्लेन की भी हो सकती हैं याद रहे, ये ट्रेन की भी हो सकती हैं, ये किसी भी जो है ट्रैवलिंग एजेंसी की क्या कहते हैं बस की हो सकती है, किसी भी हमारे पास। इसी तरह ये दूसरा मैं बाइनोमियल की एक्सपेरिमेंट बताना चाह रहा हूँ। तो सिलेक्शन ऑफ द कोर्सेज 3 आउट ऑफ 5 कोर्सेज, यानी कि 5 कोर्सेज आपको ऑफर किए गए, लेकिन 5 में से वो कहते हैं कि 3 जो से हैं वो आपने सेलेक्ट करने, 3 सेलेक्ट करने, और बाकी जो है वो अगर आप वो, और वो 3 में ना यहाँ पे ये लिखने में मैं शायद बेहतर तरीके से नहीं लिख सका, 3 जो है ना वो आपके मिसाल के तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और उसके बाद बायो, उर्दू। अब ये हमारे पास है, लेकिन आप कहते हैं कि जी मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ही मिले, इसके अलावा कोई मिले, अगर मिलेगा तो वो मेरे फेलर होगी। जिस तरह कि मैं आपको बताता हूँ, जब आपने एडमिशन लिया तो अपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर जो है यहाँ ये ऑफर करते हैं अदारे वाले कि आप हमारे पास जो है वो डिसिप्लिन है, मसलन मैकेनिकल है एक डिसिप्लिन, केमिकल सेकंड डिसिप्लिन, थर्ड डिसिप्लिन सिविल, फोर्थ डिसिप्लिन हमारे पास इंजीनियरिंग, और फिफ्थ डिसिप्लिन हमारे पास क्या कहते हैं कंप्यूटर, और सिक्स डिसिप्लिन हमारे पास बीबीए। 6 डिसिप्लिन है, लेकिन वो आपको कहते हैं कि जी आप जो है ना किस में लेना चाहते हैं, अदरवाइज वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, यानी वहाँ पर एडमिशन फॉर्म के अंदर ये लिखा हुआ है बकायदा। तो उसके अंदर क्या सूरत हाल है कि वो कहते हैं 2 ऑप्शन और बता दें, कि एक ऑप्शन आपने बताया जी कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहता हूँ, वो कहते हैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना मिला तो अगले 2 बताएं। तो वो आप दूसरे जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अब अगर इन तीनों में से कोई ना मिला तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, यानी आपकी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जिनसे है ना मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल में से 3 में से किसी एक में एडमिशन मिले 6 में से। अगर 3 में से किसी और में मिला तो रिजेक्ट होगा, इसका मतलब 3/, आपकी जो होगी ना प्रॉपर्टी पी 3/6 होगी। अगर ये 5 है, 5 डिसिप्लिन है तो 3/5 होगी, तो क्यू जो सा होगा पी प्लस क्यू के हिसाब से 2/5 होगा। उसके बाद मैंने ये कहा, एक और एग्जांपल सेट की कि कोरोना वायरस पर्सन चेक, यानी कि कोई हर आदमी के पास हम जाते हैं, मिसाल के तौर पर एनएफसी में ही जाते हैं यानी अदारे में जाते हैं, एक आदमी से पूछते हैं कि भाई आपको, उसको चेक करते हैं तो कोरोना की प्रॉबिलिटी उसकी चेक करने की 2 है, या तो डॉक्टर अनाउंस कर देगा कि जी ये इसको कोरोना है, यस कह देगा, या नो कहेगा, या पॉजिटिव कहेगा या नेगेटिव कहेगा। अगर नेगेटिव कहेगा तो इसका मतलब है जो है उसकी प्रॉबिलिटी, ये जैसा टेल और हेड था, सेम यहाँ पे पॉजिटिव यानी पॉजिटिव यानी नेगेटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव टोटल आउटकम सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास 2 आई, पॉजिटिव या नेगेटिव, जब किसी पर्सन को चेक किया जाता है, लिहाजा ये हमारे पास लिखा जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये है कि पी की वैल्यू जो है वहाँ पे 1/2 होगी, कि अगर कोरोना जो है वो नेगेटिव आता है तो हम इसे सक्सेस कहते हैं, लेकिन अगर कोई जनता है यहाँ पर, इसका नाम सक्सेस है कि कोरोना नेगेटिव आता है। लेकिन अब बड़ी अजीब सी बात है, वो भी मैं चले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुछ जन से है ना ममालिक ऐसा कर रहे हैं, कुछ ममालिक ऐसा कर रहे हैं कि ना वो कोरोना की तादाद को ज़्यादा बताना चाहते हैं पेशेंट्स की, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पे उनको हेल्प मिले, उनको जो है ना दूसरे मुल्कों से हेल्प मिले, जितनी नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होंगे उनकी जो है ना उनकी तादाद बढ़ जाएगी, और जिससे वो क्या कहते हैं हर पेशेंट, चाहे वो हार्ट का पेशेंट था उसकी डेथ हार्ट से हो गई, तब भी वो कहते हैं कि इसको चूंकि ये डेथ हो ही गई है तो लिहाजा इनको जो है ना कोरोना का पॉजिटिव शो कर दिया जाए कि डेथ हो गई कि जी हमें। और इसी तरह चाहे हार्ट से हो जाए, चाहे क्या कहते हैं एक्सीडेंट से हो जाए, चाहे किसी तरह भी हो जाए, वो जितने उस मुल्क की गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनको कोरोना डिक्लेयर किया जाए। क्यों कोरोना डिक्लेयर किया जाए, इसलिए डिक्लेयर किया जाए कि जो अमीर तरीन ममालिक हैं वो इनकी मदद कर सकें और इनको माफ़ कर सकें कर्जे, या इनको कर्जे ज़्यादा दे सकें। उनका मकसद हॉस्पिटल्स के अंदर डायरेक्शन दे दी या कहीं पर भी दे दी, उन्होंने कहा जी जितने भी रजिस्टर करें, जितनी बात है वो सारी कोरोना में डाल दी, चाहे उसके लवाकिन चाहें या ना चाहें। उसकी वजह क्या थी
उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उन ममालिक के अंदर ये थी कि वो पैसा लेना चाहते थे दूसरे ममालिक से मदद, और कर्जे माफ़ करवाना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे डेथ तो हो ही गई है, तो लिहाजा क्यों ना हम इसके अंदर क्या कहते हैं, हम इस चीज़ का बेनिफिट जिंदा अफराद को पहुँचाएं। उनकी सोच ऐसे थी। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये फैसला जो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो उसके लवाकिन हैं वो इस बात को कभी नहीं मानते कि जी हमें, क्योंकि उस खानदान के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा सा आ जाता था, या पाकिस्तानी कल्चर ही या कोई और मुल्क का कल्चर ऐसा होता है, तो जिसकी बड़ी मुश्किल आ जाती है कि वो पूरे जो है वो सजा जिसकी जिसके पास से कोरोना निकला है, वो उसके पूरे जो है खानदान को सजा दे देते हैं, उसे छूत समझने शुरू हो जाते हैं। ये किसी भी हमारी सोसाइटी का तो है खैर प्रॉब्लम, इसी तरह दूसरे इंडिया का भी है। तो लिहाजा लोग किसी कोरोना हो भी जाए तो वो डिक्लेयर नहीं करते। फिलहाल अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोरोना कोरोना जो है वो पॉजिटिव नजर आए, तो इसका मतलब है क्यों उनकी सक्सेस है और पी फेलर है। सिर्फ लेबल का फ़र्क है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि लेबल क्यों आप उसे सक्सेस कहने क्या मना है? क्यों को सक्सेस कह सकते हैं? क्योंकि जिसमें आपकी इंटरेस्ट है वो आपकी सक्सेस है, और जिसमें आपकी क्या कहते हैं वहाँ पर नाकामी है, वो आपकी जो है वो आप वो वो हमारे पास ज़रूरी नहीं पी हो, ये उलट भी हो सकते हैं। क्यू को आप सक्सेस कह दें, पी को फेलियर कह दें। भाई हर चीज़ का यानी उलट रिवर्स भी चल सकता है, तो चल जाए तो चलना तो चलता रहे। जैसा कि मैंने बताया कि कई कंट्रीज जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होने पर खुश होते हैं, यानी क्यू आने पर खुश होते हैं, लिहाजा उनका इंटरेस्ट क्यू पर है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो पाकिस्तानी जनता इंडिया को जो है पाकिस्तान को जीतने पर खुश होते हैं, और इंडिया के जो से वो उसके उलट होते हैं, उनका पी और क्यू डिफरेंट होता है। हमारे मुल्क में पी और है सक्सेस की पाकिस्तान जीतती, उसकी प्रॉपर्टी पी की, और क्यू इंडिया का प्रॉपर्टी का और है कि वो क्या कहते हैं इंडिया जीते। इसी तरह दूसरे ममालिक जिसके साथ मैचेस हो रहे थे। दूसरा हमने कहा जी एक और एग्जांपल, लिहाजा ये जहन में रहे कि आपके पास सक्सेस नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। आगे डिलीवर लेक्चर फॉर होल क्लास, नॉट से सिंगल स्टूडेंट, मतलब कि मैंने ये लेक्चर दिया, अब जिन अफराद ने ईमानदाराना तरीके से सुना वो इसके अंदर शामिल होंगे। उनसे जाके सवाल पूछा, वो निकले मिसाल के तौर पे आपकी 40 की सिटिंग थी और 40 ही ने सही सुना लेक्चर। उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई आप जो है ना अपने सीआर को बता दें कि आपको वह लेक्चर जो है समझ आया या नहीं आया। अब वहाँ पे पूरी क्लास ने ये कह दिया जी कि मुझे कि किसी ने कहा, पहले स्टूडेंट ने कहा कि जी मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई बात नहीं समझ आई। दूसरे सीआर जब पहले स्टूडेंट के पास किया, फिर दूसरे के पास किया, फिर तीसरे, दूसरे ने कहा जी मुझे जो है ना 70% समझ आया। तीसरे ने कहा जी 60% समझ आया। फोर्थ वन ने कहा जी मुझे 90% समझ आया। इसी तरह चलते रहे। फिफ्थ ने कहा 100%। मुख्तलिफ जो है वो उसके अंदर नजर आएंगे एटीट्यूड। तो सी आर ने उसकी एवरेज निकाली और कहा कि सर जो आपने लेक्चर दिया था वो 60% स्टूडेंट को समझ आया। तो अब यहाँ पे क्लास दो हिस्सों में तकसीम हो गई। 60% का मतलब है 0.6, और ना समझ आना यानी कि डिलीवर लेक्चर का ना समझ आना वो हमारे पास हो गया 0.4, यानी 60%। ये देखें बाई चांस मैंने वही लिखा हुआ है 60%, यानी 0.6 है प्रॉपर्टी। और ये क्यों, यानी 40 स्टूडेंट्स को जो है हम कह सकते हैं नहीं समझ आया, जबकि उन्होंने समझने की कोशिश की हो। शर्त ये भी है उनकी ईमानदाराना कोशिश पे हो, ये नहीं कि वो सोते रहे हों, वो आपस में बातें करते रहे हों, या ये कि वो आपस में जैसे शरारतें करते रहो, या वो लेक्चर चला रखा हो लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, लेकिन वो जहनी तौर पर सोच अपने मसाइल में हो। ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए, वो हमारे इसके अंदर शामिल भी नहीं होंगे डाटा में। हमें तो वो चाहिए स्टूडेंट जो भरपूर कोशिश कर रहा हो जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और अपने हर लिहाज से इन्वायरमेंटल तौर पर इन्वायरमेंट भी उसका ख़राब ना हो, कि मैंने इस लेक्चर को समझना है जो सर लेक्चर दे रहे हैं। तो फिर हम ये जन से है ना उसके अंदर करेंगे, उससे फिर सवाल पूछेंगे और एवरेज देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स को समझ आया और कितनों को समझ नहीं आया। जो जो समझ आया है, अब मेरी दिलचस्पी है समझ आने पर, तो वो पी होगा सक्सेस, और जिनको समझ नहीं आया वो इसका कम्प्लीमेंट होगा, यानी वन से जो है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि क्यों निकलेगा। लिहाजा ये हमारा जो था आज का लेक्चर बाइनोमियल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पर था, और दूसरा मास डेंसिटी फंक्शन पर था, सॉरी मास मास प्रॉपर्टी फंक्शन पर था। लिहाजा ये, और उसके बाद सिंपल जो थी वो भी हमारे पास थी, क्योंकि मास फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने दोनों सवाल किए।
एक बायनोमियल के साथ भी किया और एक हमने सिंगल भी किया। बाकी जब तक आप अपने ज़हन के अंदर इसकी और पॉसिबिलिटीज़ नहीं सोचेंगे, यानी अपने ज़हन में मुख्तलिफ़ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, वो बनाएँ और उसके बाद उसको देखें कि वो बायनोमियल बनती है या नहीं बनती। और मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। आप लिख कर भेज सकते हैं कि भई व्हाट्सऐप के ऊपर कि मैं आपको बता दूँगा कि ये बायनोमियल है या नहीं, लेकिन क्लियर कट हो। क्लियर कट से मुराद ये है कि जो आम रूटीन में वो वाक़यात होते हैं, मुकम्मल डेफ़िनेशन उसके अंदर मौजूद हो। तब हम उसे आपके साथ डिस्कस कर सकेंगे, वरना नहीं। इंशाअल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।